गुड गुड इवनिंग इवनिंग। मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा, सबसे पहले हम गुरुजी को याद करते हैं मनी मन। उसके बाद हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। ये घंटा सभी को मैं म्यूट कर रही हूँ। किसको क्वेश्चन पूछना हो तो आप हैंड रेज कर दीजिएगा। मेरा। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है वो ब्लड के ऊपर है। तो ह्यूमन ब्लड, जो है सब उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है। तो हम आज की क्लास में हम पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, केवल ब्लड के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके छोटे 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 टॉपिक लेंगे तो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और दूसरे टॉपिक लेंगे। ठीक। तो ब्लड के बारे में जानते हैं। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू में आता है। टिश्यू में अगर हम टिश्यू जब हमने पढ़ा था तो टिश्यू में इसको कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू है जो कि पूरे बॉडी को अंदर से सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखता है। तो ब्लड भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू ही है। ठीक है। मेन फंक्शन क्या होता है ब्लड का? ब्लड का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे बॉडी में, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये कैरी करता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी करता है। ठीक है। तो मेन कंपोनेंट्स की बात करें ब्लड में तो चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब प्लाज्मा, और उसके अंदर सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है। सॉरी। ब्लड ही है जो वेन्स में, आर्टरीज में, कैपिलरीज में, मतलब अगर जो हम बात करें, जितनी भी हमारी जो कैपिलरीज हैं, ब्लड आर्टरीज हैं और वेन, ये सभी को पता होगा कि जिसमें इम्प्योर ब्लड, यानी कि इम्प्योर बोले तो हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, वो हमारे वेन्स में रहता है। ठीक है। तो आर्टरीज में किस तरह का ब्लड होता है? आर्टरीज में प्योर ब्लड जो कि फिल्टर करके हार्ट में, और हार्ट लंग्स फिल्टर करके हार्ट में भेजते हैं, और हार्ट से फिर एओटा से, मतलब पूरी ब्लड में जो प्योर ब्लड जाता है आर्टरीज में बहता है प्योर ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड। और फिर छोटी छोटी उसी की छोटी छोटी कैपिलरीज, मतलब महीन जो और पतली हो जाती है, उनको जहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है, मतलब CO2 से O2 और O2 से CH2, इसका एक्सचेंज होता है एक एक जगह से दूसरी जगह पर, उस वो कैपिलरीज होती है। तो इन सब में क्या होता है, जो ब्लड बहता है वो उस ब्लड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इस ब्लड को अगर बांटा जाए उसको होल ब्लड कहते हैं। ठीक है। होल ब्लड यानी एक ब्लड, जो ब्लड है वो उसमें क्या होता है, 55% जो है प्लाज्मा है और 45% जो है ब्लड सेल्स है। कहने का मतलब, अगर हम पानी में कोई, मतलब कोई पानी है जिसके हमने हमने कुछ मिक्सचर डाल के कुछ शरबत बनाया, जैसे कि कुछ मिक्स, कुछ बहुत सारी चीजें मिक्स की, तो एक जो पानी है वो 55%, मतलब प्लाज्मा है, मतलब इसका वाटर सब्सटेंस है। और इसके अंदर जो सॉलिड सब्सटेंस है, मतलब सॉलिड जो चीजें हैं वो 45% में आती है, यानी ब्लड सेल्स आती है। ठीक है। तो जो हमारा शरीर है उसका 7 से 8% जो वेट है वो ब्लड से बना होता है, यानी वेट, बॉडी वेट का 7 से 8% जो ब्लड, बॉडी वेट का ब्लड बनाता है। ठीक है।
तो अगर हम देखें तो ब्लड में, देखिए, जैसे ये क्या है, येलो कलर का जो प्लाज्मा है वो स्ट्रॉ कलर का यानी येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का। उसके अंदर फिर ये सारी चीजें घुली रहती है, लेकिन आप बोलेंगे कि देखने पे तो रेड लगता है। तो रेड जो लगता है वो आरबीसीज के कारण रेड लगता है, रेड ब्लड सेल्स की वजह से रेड लगता है, क्योंकि आरबीसीज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो जो प्लाज्मा का कलर है वो येलो कलर का होता है, उसके अंदर ये सारी चीजें घुली रहती है। तो क्या क्या घुली रहती है, तीन तरह की मतलब तीन ब्लड सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स ये दिख रही है, और व्हाइट ब्लड सेल्स ये बड़ी, और छोटे छोटे प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ ये इमेज देख से आप थोड़ा समझ सकते हैं कि किस तरह से ब्लड में हमारा होता है, ठीक है। लेकिन देखने में हम ऐसे देखते हैं तो हमें कुछ भी दिखता नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी होती है, बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अगर हम देखेंगे कि हम सेल को, एक सेल को अपनी आई से नहीं देख पाते हैं, नेक्ड आई से माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, इसीलिए हम जब ब्लड को देखते हैं तो हमें वो रेड कलर का दिखाई देता है, उसके अंदर जो भी सेल्स हैं वो हमें दिखती नहीं है। अगर हम माइक्रोस्कोप से ब्लड की एक ड्रॉप को देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी सेल्स, मिलियंस में, मतलब ड्रॉप में तो मिलियंस में नहीं होंगे, बहुत थाउजेंड्स में, पर बहुत सारी सेल्स होती है, ठीक है। तो अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, ब्लड किस किस तरह का होता है, तो थिक स्टिकी सा होता है, चिपचिपा होता है, दिखते हैं ना कि कई बार खून निकलता है और उसको हमने एक दूसरी टच फिंगर से टेस्ट करते हैं तो वो स्टिकी चिपचिपा होता है। तो स्टिकी होता है, थिकर होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है। ब्लड का टेम्परेचर होता है 100.4 फ़ारेनहाइट यानी 38 डिग्री। तो ब्लड का, जब हमारी बॉडी, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 98.6 डिग्री यानी हमारे ब्लड का जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 1 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा ज्यादा होता है। ब्लड, तभी तो कहते हैं कि खून थोड़ा गर्म है, गर्म होता है। तो खून का जो टेम्परेचर है वो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहता है, ठीक है। ब्लड का पीएच क्या होता है, 7.35 से 7.45, यानी थोड़ा एल्कलाइन साइड होता है, ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने एसिड एल्कलाइन पढ़ा था कि 7.35 से 7.45 स्लाइटली एल्कलाइन साइड होता है। और इसमें ही जब हम एसिडोसिस और एल्कलोसिस की बात करते हैं, तो जब 7.35 से हमारा ब्लड का पीएच जाता है तब हम बोलते हैं एसिडोसिस वाली प्रॉब्लम। लेकिन अगर जनरल स्केल पे देखें तो वो एसिडोसिस की ही, एसिड, जनरल स्केल पे तो वो एल्कलाइन साइड ही रहेगा, लेकिन ब्लड के कंपैरिजन में वो एसिड साइड होगा, इसीलिए हम बोलते हैं एसिडोसिस। यानी और 7.45 से हायर जाएगा तो वो हो जाएगा एल्कलाइन, एल्कलोसिस की प्रॉब्लम, ठीक है। इसी बेसिस पे हम एसिड अल्कलाइन बैलेंस करते हैं, ठीक है। आई होप ये सभी को पता होगा कि हम एसिड अल्कलाइन बैलेंस करते हैं, इसका क्या मतलब है। हम एसिड अल्कलाइन बैलेंस करते हैं, हम ब्लड के पीएच की बात करते हैं, यानी ब्लड का पीएच जो है एसिडोसिस यानी 7.35 से नीचे चला गया, हम बोलते हैं उसका एसिड बढ़ गया। और जब ब्लड का जो पीएच है वो 7.45 से ज्यादा होता है तो हम बोलते हैं उसको एल्कलाइस, एल्कलोसिस वाली प्रॉब्लम है, यानी एल्कलाइन साइड उसकी बॉडी है, ठीक है। कलर की बात करें तो ब्लड का, जैसे हमने देखा कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दो तरह के ब्लड होते हैं। तो ब्राइट कलर का, जो ब्राइट रेड कलर का वो जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन, जैसे हम, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों कलर से ही लिखा हुआ है। तो ऊपर वाला जो है ऑक्सीजन वाला, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डार्क, डार्क मतलब वो ब्राइट रेड कलर का होता है, जैसे कि जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड या जिसमें लेस ऑक्सीजन है यानी ज्यादा CO2 है, वो डार्क कलर का होता है। तो अगर हम, अक्सर हम इमेज में देखते हैं, जैसे इस इमेज में भी दिख रहा है, और अक्सर हम इमेज में देखते हैं कि ब्लू कलर का, और जैसे वेन्स और आर्टरीज को इस तरह से ब्लू कलर से और रेड कलर से दिखाया गया होता है। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, उसका कलर ब्लू नहीं होता है। यहाँ हमारी जो वेन्स होती हैं, वेन्स ब्लू कलर की होती है, और जो आर्टरीज होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। तो आर्टरीज का कलर तो हमें रेड दिख रहा है, तो वेन्स का कलर, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी हमारा जो CO2 रिच ब्लड ब्लड है वो हमारा ब्लू होता है। अक्सर कई लोगों को ये लगता है कि इसमें ब्लू कलर का दिख रहा है मतलब वो खून ब्लड कलर का होता है, एक्चुअली यहाँ वेन्स ब्लू कलर की होती है, इसीलिए दो तरह से हम आर्टरीज और वेन्स को हम इमेजेस में देखते हैं। लेकिन ब्लड का कलर जो है यहाँ पर डार्क रेड कलर का होता है, जो CO2 रिच ब्लड होता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आर्टरीज और ब्लड के वेन्स के बारे में, कि वेन्स ब्लू कलर की होती है और आर्टरीज ट्रांसपेरेंट होती है, और आर्टरीज थोड़ी सी चौड़ी होती है, ठीक है। अब क्या बात बात करें ब्लड वॉल्यूम की, तो एडल्ट जो मतलब एक सामान्य
एडल्ट मेल में 5 से 6 तक का ब्लड होता है, लेकिन फीमेल की बात करें तो फीमेल में थोड़ा सा ब्लड कंपैरेटिवली कम होता है, 4 से 5 लीटर तक का ब्लड होता है। ठीक है, फीमेल में कंपैरेटिवली कम ब्लड होता है। ठीक है। ब्लड की फंक्शन की बात करें तो क्या काम करता है, सभी जानते हैं, ऑक्सीजन को लेके जाता है, कैसे, लंग्स से ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन से लंग्स के बाद कहा जाती है ऑक्सीजन ब्लड सेल्स में, बॉडी सेल्स में जाती है। इसी तरह बॉडी सेल्स से जो भी बॉडी की सेल्स है, जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हुई है, उस प्रोसेस के थ्रू जो भी CO2 बनी है, उस CO2 को ब्लड ट्रांसपोर्ट करके लेके आता है और लंग्स में लेके आता है। लंग्स से फिर वो इस तरह से ब्रोंकिया से ब्रोंक्यूल्स से होती हुई और फिर नाक से पास हो जाती है। तो इस तरह से जो है ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है, GI ट्रैक्ट से न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, एंडोक्राइन सिस्टम में हॉर्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब जो भी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम है, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो गैसेस का हो, चाहे वो हॉर्मोन्स का हो, चाहे वेस्ट प्रोडक्ट का हो, न्यूट्रिएंट्स का हो, ट्रांसपोर्ट करने का काम मतलब ले जाने का काम जो भी है वो किसका होगा, वो होगा ब्लड का। ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन, मतलब अ, जो ब्लड है वो केमिकल रेगुलेशन का काम भी करता है, मतलब एसिड अल्कलाइन बैलेंस का काम भी ब्लड करता है कि कुछ भी जो एक्स्ट्रा है वो वो किडनी के, जब किडनी जब के थ्रू फिल्टर होके बाहर निकल जाता है और फिर इस तरह से जो फिर एसिड अल्कलाइन बैलेंस का काम भी ब्लड करता है। ठीक है। और उसके इसी तरह से हमारा ब्लड का पीएच जो है मेंटेन रहता है, जबकि कोई सिस्टम में गड़बड़ी आएगी, मतलब जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, रेस्पिरेटरी यानी कि लंग्स में या हमारी किडनीज में, जिससे हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कलोसिस होता है। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में देखिए तो ब्लड जो है पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है, लाइक मतलब किडनीज में या हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम आती है, डिजीज होती है, तो उसकी वजह से फिर ये पीएच बिगड़ता है, तो फिर एसिडोसिस या एल्कलोसिस की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। टेम्परेचर मेंटेन का काम भी करता है ब्लड। और जैसे वाटर किसी चीज में डालो तो वाटर टेम्परेचर ले भी लेता है और ठंडा भी करता है और गर्म भी कर देता है, इसी तरह से ब्लड भी एडजस्ट कर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है। अब आगे प्रोटेक्शन का काम भी करता है, जैसे कि हम जानते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, वो क्लॉटिंग फैक्टर भी हमारे एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकते हैं। और जो ब्लड की जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, WBCs जो है, वो हमें इन्फेक्शन से बचाती है। ठीक है। एंटीबॉडीज, इंटरफेरॉन्स, ये भी सब जो पार्ट है ब्लड के, वो हमें अनेक बीमारियों से बचाती है। ये हमने शॉर्ट में पढ़ा है, इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो डिटेल में पढ़ते हैं तो ब्लड प्लाज्मा, ब्लड का सबसे पहले डिटेल में हम कंपोजिशन पढ़ते हैं कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है कि एक 55% जो एक लिक्विड मटेरियल जिसको प्लाज्मा बोलेंगे, उसके अंदर 45% सॉलिड मटेरियल जिसमें हमारा ब्लड सेल्स आएगी। ठीक है। तो प्लाज्मा किस कलर का होता है, येलो कलर का। इसमें क्या क्या होता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होते हैं 7%। 7% प्रोटीन में क्या कौन कौन से आएंगे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोजन और अदर प्रोटीन्स, मतलब 4 तरह के प्रोटीन्स रहते हैं प्लाज्मा के अंदर। ठीक है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला कौन सा प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, जो ब्लड का ही पार्ट है। तो सबसे ज्यादा हमारे पूरे शरीर में ब्लड है, तो ब्लड का पार्ट जो है एल्ब्यूमिन है, तो सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन एल्ब्यूमिन, 54% एल्ब्यूमिन होता है। वाटर जो होता है वो 91.5%। प्लाज्मा का 90 मतलब 1.5%, यानी प्लाज्मा जो 55% ब्लड का पार्ट है उसका भी 91% जो है प्लाज्मा है। यानी प्लाज्मा ये क्या हुआ कि वाटर हुआ, वाटर के अंदर क्या घुला हुआ है, प्रोटीन्स घुले हुए हैं और अनेक इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी बहुत सारे सॉल्ट्स, यानी सोडियम पोटेशियम, जो ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं, सोडियम पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, ये सारे आयन जो है वो इसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। तो ये सब मतलब एक वाटर लिया, वाटर के अंदर प्रोटीन घोल दिया, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स घोल दिया, गैसेस घोल दी, CO2 और ऑक्सीजन। ठीक है। कुछ सबस्टेंस, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं जो निकलते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से, तो सब कुछ किसमें खुल गया, प्लाज्मा में। अब उस प्लाज्मा के अंदर क्या और मिक्स कर देंगे, अगर ब्लड बनाना है तो उस प्लाज्मा के अंदर फिर हम सेल्स मिक्स कर देंगे, RBCs, WBCs और क्या, प्लेटलेट्स, तो क्या बन जाएगा, ब्लड। ठीक है। तो जब हम कई बार चढ़ाते हैं ना, प्लाज्मा चढ़ाया, प्लाज्मा चढ़ाते हैं, ठीक है,
जो कई थेरेपीज होती है जिसमें प्लाज्मा चढ़ाया जाता है, पीपीआर जिसमें, तो वो क्या है उसमें प्लाज्मा यानी जिसमें ब्लड सेल्स निकाल दो, आरबीसीज निकाल दो, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, तीनों को निकाल दोगे, उसके अलावा जो भी मटेरियल है ब्लड का वो चढ़ते हैं, तो वो हो गया प्लाज्मा। ठीक है। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड कंटेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। मिक्सचर ऑफ वाटर, उसमें क्या होता है? वाटर भी है, शुगर भी है। ठीक है, हमने पढ़ा अभी। फैट, प्रोटीन, सॉल्ट्स, ये सब मतलब सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट, फैट, शुगर, वाटर, सब कुछ क्या है? प्लाज्मा है। ठीक है। मेन जॉब ऑफ प्लाज्मा जो ट्रांसपेरेंट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा का मेन काम क्या है? ब्लड सेल्स को ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, जो भी मतलब जो भी मटेरियल ब्लड में घुला हुआ है सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। कहने का मतलब जो ब्लड है वही प्लाज्मा है, तो वही ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है। अब क्या है, अगर कई बार जैसे हायर बुक्स पढ़ते हैं, वैसे तो हमने देख लिया कि दो पार्ट है हमारे ब्लड के की, हमने प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स हैं। तो ब्लड सेल्स को फॉर्म्ड एलिमेंट्स लिखते हैं। अगर आप हायर बुक पढ़ने जाओगे, जैसे किसी रॉस एंड विल्सन पढ़ोगे या और भी थोड़ी हायर बुक्स पढ़ोगे, तो उसमें दो लिखे होते हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट, इस तरह से लिखा होता है। तो फॉर्म एलिमेंट्स में क्या आता है, यानी जो भी सेल्स है, फॉर्म एलिमेंट्स का मतलब वो सेल्स, तो फॉर्म एलिमेंट्स में आएगा प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो प्लेटलेट्स कितनी होती है? 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक की प्लेटलेट्स होती है। ठीक है। और डब्ल्यूबीसीज यानी व्हाइट ब्लड सेल्स कितनी होती है? 50,000 से लेकर 10,000 तक, 5,000 से लेकर 10,000 तक व्हाइट ब्लड सेल्स होती है। वो 5 प्रकार की होती है। इनको भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम रफली ऐसे ही शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, फिर आगे हम इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है 5,000 से लेकर 10,000 तक भी होती है। 5 तरह की होती है। यानी पहले हम रफली इनको दो भागों में बांटते हैं। ग्रेनुलोसाइट यानी जिसके अंदर ग्रेन्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट यानी जिसके अंदर ग्रेन नहीं होते। तो इस तरह से ये 5 टाइप की होती है, इनको हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। और फिर आरबीसीज की बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा में ब्लड में क्या होती है? आरबीसीज 4.8 से 5.8 बिलियन। ठीक है। तो देखा हमने जब हम इमेज देख रहे थे पहले वाली, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में आरबीसीज दिख रही थी। तो इसी वजह से जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। इसी आरबीसीज के कलर से की वजह से रेड ब्लड ब्लड का कलर रेड होता है। और हमें मेजोरिटी में ब्लड रेड रेड ही दिखाई देता है, क्योंकि 97% तक जो सेल्स है वो आरबीसी ही होती है। मतलब रेड ब्लड सेल्स ही सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली सेल्स होती है। ठीक है। ये इमेज से हम फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं ब्लड का कंपोजिशन, कि होल ब्लड मतलब जो ब्लड है उसको होल ब्लड ही बोलते हैं। अगर आप अच्छी बुक्स में पढ़ोगे तो ब्लड यानी होल ब्लड, उसको बांटा है प्लाज्मा में और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। ठीक है। तो प्लाज्मा में क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब जो भी वेस्ट है, और अमीनो एसिड, जो भी हम उसमें सब कुछ घुला हुआ है ब्लड के अंदर। और अगर फॉर्म एलिमेंट्स की बात करें तो 3 तरह की ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, और इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसीज। ठीक है। अब हमने इसमें हम दोबारा बांटा है ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसीज को दो तरह से, ग्रेनुलाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट में 3 प्रकार की, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। और ग्रेनुलोसाइट्स को दो भागों में, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है। और यहाँ प्रोटीन 3 प्रकार के हमने पहले देख ही लिया था, एल्बुमिन, फाइब्रोजन और ग्लोबुलिन। ठीक है। तो इस फ्लो चार्ट से आप शॉर्ट में समझ सकते हो कि 3 तरह की। ठीक है। अब हम अभी इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आरबीसीज को, डब्ल्यूबीसीज को और प्लेटलेट्स को। ठीक है। हिमेटोक्रीट क्या होता है? हिमेटोक्रीट होता है, जैसे हम ब्लड के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं, जैसे हम करवाते हैं सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। तो सीबीसी करने से हम सीबीसी की जो वैल्यूज आती है उससे हम उसमें जो गड़बड़ी है सीबीसी के वैल्यूज के बेसिस पे भी हम मालूम लगा सकते हैं कि किसी पेशेंट किसको क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या। एक सेकेंड। हाँ। तो सीबीसी में हम
जो भी वैल्यूज आती हैं उसके बेसिस पे हम प्रॉब्लम का पता, डिजीज का पता लगा सकते हैं। इसीलिए सीबीसी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसकी वैल्यूज को हमें रीडिंग करनी, उनको इंटरप्रेट करना आना चाहिए सीबीसी को। तो सीबीसी में एक टर्म लिखी होती है हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट का मतलब होता है द परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आरबीसी इज कॉल्ड हिमेटोक्रिट। मतलब ब्लड वॉल्यूम का जितना भी परसेंट जो है आरबीसी उसमें घुली हुई है। जैसे कि अगर 40% ब्लड, 40% अगर ब्लड वॉल्यूम में आरबीसी घुली हुई है तो हिमेटोक्रिट वॉल्यूम होगी, वैल्यू होगा 40। तो जितना परसेंट घेर के ब्लड वॉल्यूम का आरबीसी है वो हिमेटोक्रिट वैल्यू वॉल्यूम होता है। अगर उससे कम हुआ या ज्यादा हुआ तो कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे मतलब अगर, जैसे नॉर्मल रेंज क्या होती है, अगर फीमेल की बात करें तो 40 से 46, सॉरी 38 से 46% जो होती है हिमेटोक्रिट वैल्यू होती है। अगर इससे ज्यादा है तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है, इससे कम है तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है। तो बेसिकली हिमेटोक्रिट वैल्यू से भी हम प्रॉब्लम का मालूम लगा सकते हैं। इसी तरह से मेल में, क्योंकि हमने देखा कि मेल में क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है ब्लड, तो ब्लड ज्यादा है यानी उसके अंदर आरबीसी ज्यादा होती है, और आरबीसी ज्यादा होने का मतलब उसकी जो हिमेटोक्रिट वैल्यू जो है ज्यादा आती है, 40 से 54%। तो इसी वजह से इससे भी हम नॉर्मल रेंज से ज्यादा कम होने पर भी हम प्रॉब्लम का डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जो ब्लड का फॉर्मेशन होने की प्रोसेस है उसको हीमोपोइसिस या हिमेटोपोइसिस कहते हैं प्रोसेस को, ठीक है। कहाँ होता है ब्लड का फॉर्मेशन, कैसे होता है? ब्लड जो बनता है वो बड़ी जो हमारी लॉन्ग बोन है, जैसे कि हमारी फीमर है और हिप जॉइंट है, इलियक है, इसमें हमारा उसका जो बोन मैरो है उसमें हमारा जो ब्लड बनता है। ब्लड कैसे बनता है इसको, प्रोसेस को हम देखेंगे। तो जो हमारी लॉन्ग बोन है उसके जो बोन मैरो है, उस बोन मैरो में हमारा ऐसे नहीं बनता कि ब्लड सेल्स बन गई। उस बोन मैरो में जो सेल्स होती हैं उसको हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स कहते हैं। मतलब बोन मैरो के अंदर लॉन्ग बोन, ये हमारा फीमर का बोन दिखाया गया है, तो हमारी जो लॉन्ग बोन है, फीमर बोन है, उसके अंदर स्पेशल सेल्स होती है जिनको हिमेटोपोइटिक सेल्स बोलते हैं। मतलब जो सेल्स है, जो ब्लड बनाने वाली सेल्स होती है। अब ये सेल्स जो है हमारे पूरे ब्लड में घूमती रहती है। अब ये जो है कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। यही सेल्स जो है माइलॉइड्स प्रोजेनेटर सेल्स और लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स, मतलब अब ये सेल्स ही आगे जाके कन्वर्ट हो सकती है किसमें, कि या तो जब जरूरत पड़ेगी तब आरबीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगी यानी एरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, मोनोसाइट्स में, न्यूट्रोसिल न्यूट्रो मोनो न्यूट्रोफिल्स में, वेसोफिल्स में, मतलब अलग अलग तरह की डब्ल्यूबीसीज में भी यही कन्वर्ट होएगी और यही आरबीसीज में कन्वर्ट होएंगी, और यही फिर इसी में लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स होती है जो टी सेल्स और बी सेल्स में कन्वर्ट होती है। बेसिकली देखा जाए तो ऐसे नहीं होता है कि अलग अलग तरह की सेल्स बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो, दो तरह के बोन मैरो होते हैं, जब मैंने बोन पढ़ाया था समझाया था, रेड और येलो। तो रेड रेड वाले बोन मैरो में हमारे जो क्या होती है, स्टेम सेल्स होती है जो हर प्रकार की ब्लड सेल्स को बनाने की क्षमता रखती है। इसी स्टेम सेल्स के पर बहुत रिसर्च हो रही है और लोग इसको बड़े बड़े, मतलब इसको बड़ी बड़ी बोन से रिलेटेड डिजीजेस में यूज करते हैं, जैसे कि ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, यानी ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी जो डिजीज होती है उनमें इस स्टेम सेल्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेम सेल्स कन्वर्ट हो सकने वाली सेल किसी भी दूसरी ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो सकने की क्षमता रखती है, ठीक है। आगे चलते हैं। और अभी मैंने बताया रेड रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो होता है। तो येलो बोन मैरो में क्या होता है, फैट होता है, फैट सेल्स होती है, ठीक है। अब अलग से इन सेल्स को पढ़ते हैं, रेड ब्लड सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो रेड ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, इरिथोसाइट्स। इरिथोसाइट्स का मतलब, इरिथो शब्द का मतलब ही रेड है। तो अगर मैंने हमेशा ही मैं ये बात बोलती हूँ और अभी फिर से बोल रही हूँ कि जो इन वर्ड्स का मतलब समझ गया वो आगे किसी भी वर्ड, मतलब किसी भी मेडिकल रेट शब्द से जान सकता है कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो इरिथो शब्द का मतलब रेड होता है। तो और साइट जब भी पढ़ते हैं हम, मतलब सेल, तो जैसे हम लिवर की सेल्स को बोलते हैं हिपेटोसाइट। तो हिपेटो मतलब, जब शब्द का मतलब होता है लिवर से रिलेटेड है, हिपेटोसाइट यानी लिवर की सेल, ठीक है। तो यहाँ इरिथोसाइट
इरिथो मतलब रेड और साइट मतलब सेल, तो इरिथो मतलब इरिथोसाइट यानी रेड सेल्स। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, तो इसीलिए हम जब भी इरिथोसाइट या इरिथोब्लास्ट, बहुत सारी जगह लिखा होता है इरिथो, तब पढ़े जब आप जैसे कहीं पढ़ते हो बुक्स, तो आप समझ सकते हो कि इस शब्द का मतलब इरिथ्रोमा, जैसे कहीं लिखा होता है इरिथ्रोमा, ये रेड कलर का क्या है। आप अगर आप हम आप जैसे पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, तो आप जैसे रिपोर्ट्स पढ़ते होंगे, तो रिपोर्ट्स में कई जगह लिखा होता है इरिथ्रोमा, यानी उस जगह रेड कलर के सेल से इकट्ठा, रेड मतलब रेड कलर का मांस इकट्ठा है, तो रेड इरिथ्रोमा आ गया। तो इस तरह से इरिथ्रो जब भी आप पढ़ लोगे वहां पर रेड ही है ना। ठीक है, जैसे कहीं इन्फ्लेमेशन है और आप वो पढ़ते हो, एंडोस्कोपी पढ़ते हो कि रिपोर्ट पढ़ते हो, तो उसमें ऐसा लिखा होता है इरिथ्रो सबसे रिलेटेड कई सारी टर्म्स लिखी होती है, तो आप समझ लें कि वहाँ रेड रेड हो रखा है, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है ब्लड वहां से। और क्या कोई घाव है, अल्सर के केस में देखते हैं अक्सर हम, है ना। ठीक है, तो ये हो गया रेड रेड के बारे में, रेड ब्लड सेल्स। अब क्या होता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाली रेड जो सेल्स है ब्लड के अंदर, वो रेड ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, मेन काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना है। ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है इसमें, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन को आगे देखेंगे, इसको पहले हम रेड ब्लड के साथ बारे में पढ़ लेते हैं। अ, इसकी शेप कैसी होती है आरबीसीज की, आरबीसीज की शेप होती है बाई कॉनकेव डिस्क जैसी। बाई कॉनकेव का क्या मतलब है कि बाई मतलब दो, जहां भी बाई लिखा है मतलब दो। कॉनकेव का मतलब क्या है कि जैसे इसमें दिख रही है कि दोनों दो गड्ढे हैं, दोनों तरफ से देखोगे तो इधर से इस साइड से भी गड्ढा हो रखा है, मतलब कोई गोल गोल हमने बनाया और उसके अंदर दोनों तरफ से गड्ढे कर दिए, तो इधर से भी गड्ढा है उधर से भी गड्ढा है, तो मतलब बाई कॉनकेव। अगर बाई कॉन्वेक्स लिखा होता, जैसे कि हम मैं ऐसा थोड़ा वैसा फनी सा एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे हम फूली हुई कचौरी को देखेंगे तो दोनों तरफ से फूली हुई है, तो वो वाई कॉन्वेक्स। तो हम जैसे अलग अलग शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वाई कॉन्वेक्स मतलब जो दोनों तरफ से फूला है। तो ये कैसी है, दोनों तरफ से पिच की हुई है, दोनों तरफ से गड्ढा है, तो वो हो गया बाई कॉनकेव। तो इसकी शेप होती है वाई कॉनकेव, यानी जैसे डोरा केक्स होते हैं, जैसे जिन्होंने डोरा मोन देखा होगा उसमें उनसे समझ में आ जाएगा, दोनों तरफ से गड्ढे होते हैं। ठीक है, ये हो गया बाई कॉनकेव शेप। डायमीटर कितना होता है, यानी इसका अगर अंदर से इसका देखें डायमीटर, तो वो 7 से 8 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें क्यों जरूरी है कि न्यूक्लियस नहीं होता है, एक्चुअली क्या है कि अगर आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा तो इसको हम ये खुद से एक सेल से दूसरी सेल बनती है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो एक सेल से दूसरी सेल बनती है, लेकिन आरबीसीज एक सेल से दूसरी सेल नहीं बन सकती, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो इस ये कैसे बनेगी, आरबीसीज कैसे बनेगी, रेड ब्लड सेल्स से स्टेम सेल्स बनेगी, वही कन्वर्ट होके आरबीसीज बनाएगी। ठीक है, लेकिन एक आरबीसी से दूसरी आरबीसी खुद नहीं बन सकती है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, और इसके इसमें क्या, इसके अंदर जो और क्या नहीं, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं आता, कई सारे ऑर्गेनेल्स इसके अंदर नहीं होते, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को आ सके और ज्यादा ऑक्सीजन भर सके, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए इसके अंदर शेप इसकी स्पेशली बाइकॉन्केव दी हुई है, और इसके अंदर जो है न्यूक्लियस भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। ठीक है, तो ये है इसकी शेप के बारे में। इसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, यानी 120 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है। जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स है, नवजात शिशु है, उनके अंदर 80 से 90 डेज का होता है। ठीक है, तो मैंने भी बताया कि इसकी शेप ना बहुत स्पेशलाइज्ड होती है बहुत, ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन कैरी करने के लिए इसकी ये शेप होती है, ताकि ज्यादा इसलिए इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं रखा गया, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब जो चीज नहीं चाहिए, जो जिनका फंक्शन नहीं है, वो ऑर्गेनिज हटा दिए गए हैं, ताकि ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन कैरी कर सके। कितनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन कैरी कर सके, ये हम अभी देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक आरबीसी इतना ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन कैरी करती है। ठीक है, due to no nucleus, no internal lot of internal space for oxygen transport। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन के अंदर, सॉरी, एक आरबीसी के अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होता है, यानी एक ऑक्सीजन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 280 मिलियन। अब आप देखेंगे कि एक ऑक्सीजन के अंदर एक आरबीसी के अंदर, सेल के अंदर 280 मिलियन है, और एक हीमोग्लोबिन कितने को कैरी करता है, एक इसके अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, एक आरबी एक सिंगल सेल के अंदर 280 मिलियन, यानी 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख।
ठीक है, यानी 280 × 10 इतना हीमोग्लोबिन है, इतना लाख। ठीक है, और उसके अंदर एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ के रखता है। तो 280 मिलियन इंटू 4, यानी एक ऑक्सीजन एक जो आरबीसी है वो 280 × 4 मिलियन ऑक्सीजन को कैरी कर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करके रखती है। ठीक है, तो ठीक है, इसको हम आगे पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। आई होप ये आरबीसी की स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। तो आरबीसी के अंदर नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया, अंदर सरफेस में क्या है, ज्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिन भरने के लिए उसका साइटोसोल के अंदर हीमोग्लोबिन भरे होते हैं 280 मिलियन एक आरबीसी के अंदर। अब हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर देखें तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन है हीम प्लस ग्लोबिन, यानी ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन। अभी हमने देखा कि सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला प्रोटीन है, मतलब एल्बुमिन, और एल्बुमिन के बाद ग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, और क्या है, आयरन, हीम है, हीम मतलब आयरन, आयरन पिगमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर इस तरह से 4 चेन होती है, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन होती है, और उसके अंदर 4 मॉलिक्यूल्स है हीम के, जो हीम के अंदर एक एक 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो फिर ये कंबाइंड होते हैं 4 हीमोग्लो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। तो बेसिकली एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन को जो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को जोड़ता है, और एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, जो हीम से जुड़े होते हैं। इसी की वजह से, हीम की वजह से, हीम मतलब आयरन की वजह से ही इसका कलर रेड होता है, और इसी रेड होने की वजह से आरबीसी का कलर रेड है, और आरबीसी के रेड कलर के होने की वजह से ब्लड का कलर रेड है। तो बेसिकली जिम्मेदार कौन है, हीम जो है वो जिम्मेदार है हमारे ब्लड के रेड कलर होने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की और सॉरी, ये जो चेन है अल्फा और बीटा चेन जो है, इन्हीं बीटा चेन पे जब गड़बड़ ये चेन का स्ट्रक्चर ऐसा ही होना चाहिए, इस तरह से कंबाइन होनी चाहिए। इन चेन की जब में गड़बड़ हो जाती है, इन चेन में जब कॉम्बिनेशन में या इनके बनने में गड़बड़ हो जाती है, तभी कोई डिजीज होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि थैलेसीमिया है, या सिकल सेल एनीमिया, या थैलेसीमिया में बेसिकली अल्फा बीटा चेन में 2 तरह के थैलेसीमिया होते हैं ना, माइनर और मेजर। तो इन्हीं अल्फा चेन में गड़बड़ होती है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते हैं, तो उसके इसलिए उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि वो लोग, वो जो हीमोथैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं उनके अंदर इस आरबीसीज के इस हीमोग्लोबिन इन हीमोग्लोबिन की इन चेन में, अल्फा बीटा चेन में गड़बड़ी हो जाती है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये होगी हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन कितना होता है, नॉर्मल वैल्यू जो है होती है वो 13 से 17 मेल में, और 12 से 15 ग्राम पर डीएल डेसीलीटर फीमेल में होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फीमेल में थोड़ा सा कम ही होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कम है इसका मतलब क्या, आयरन भी कम है। और तो मेल में हीमोग्लोबिन ज्यादा है, इसका मतलब आयरन ज्यादा है। एक हीमोग्लोबिन, इतना हीमोग्लोबिन मतलब फीमेल की कंपेरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 2 ग्राम पर डीएल मेल में ज्यादा है, डेसीलीटर मेल में ज्यादा है थोड़ा सा। ठीक है, इतना अगर मेल में ज्यादा है तो क्या ज्यादा होगा, हीमोग्लोबिन भी ज्यादा होगा। और एक हीमोग्लोबिन का मतलब 4 आयरन के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, तो इसका इसका मतलब ज्यादा आयरन है। तो मेल की बॉडी में ज्यादा आयरन है, इसीलिए मेल ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो मेल ज्यादा पावरफुल क्यों है, कि क्योंकि उसकी बॉडी में ज्यादा आयरन है, यानी ज्यादा हीमोग्लोबिन है, इसी वजह से फीमेल की बॉडी थोड़ी सी अ, कम पावरफुल होती है मेल की कंपैरिजन में। ठीक है, ठीक है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि ग्लोबिन और हीम, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है, अब ये हो गया, हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं, और एक सेकेंड। हीमोग्लोबिन और भी ऑक्सीजन कैरी करने का काम ही करता है, उसके अलावा हीमोग्लोबिन और भी काम करता है। हीमोग्लोबिन कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। ठीक है, 23% हीमोग्लोबिन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट 23% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म से जो CO2 निकलती है, 23% CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है,
हम बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। एक बार ग्रुप में बात भी चल रही थी नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है कि जो हमारी ब्लड सेल्स होती है, वो सॉरी आरबी, जो हमारी आर्टरीज होती है, वेन्स, उन आर्टरीज के अंदर जो अंदर की लेयर है, एंडोथीलियम लेयर उसको बोलते हैं, उस जो एंडोथीलियल सेल होती है, अंदर की लाइनिंग की जो सेल्स होती है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। एक हार्मोन है, गैसियस हार्मोन है। उस वो क्या करता है, हमारे वैसो डायलेशन करता है, मतलब हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्लड फ्लो को में हेल्प करता है। तो ये हीमोग्लोबिन उससे बाइंड होकर, हीमोग्लोबिन के साथ वो बाइंड होकर वैसो डायलेशन का फंक्शन करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है बेसिकली। तो इसीलिए नाइट्रिक ऑक्साइड भी जिसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड कम होगा, यानी जिसके अंदर हीमोग्लोबिन कम होगा और जिसके अंदर उसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड भी कम बनेगा, और वो जो है उनके अंदर ब्लड प्रेशर जो है बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जिनके अंदर क्या होता है कि जैसे एज बढ़ती है, तो एज बढ़ने के साथ साथ अंदर की जो लाइनिंग है वो सिकुड़ती जाती है, और जो है नाइट्रिक ऑक्साइड बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत जरूरी है, और नाइट्रिक ऑक्साइड का के फंक्शनिंग के लिए हीमोग्लोबिन की महत्वता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का फंक्शन, हीमोग्लोबिन जो है नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ बाइंड करता है और वैसो डायलेशन में हेल्प करता है, यानी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में और ब्लड फ्लो को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी करने के साथ और भी फंक्शन करता है। ठीक है। ठीक है। और आरबीसीज के अंदर और क्या होता है, आरबीसीज के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, और फिर कार्बोनिक एसिड से H आयन और बाइकार्बोनेट आयन बनता है। तो बेसिकली ये जो है ब्लड के पीएच को मेंटेन करने का हेल्प करता है, कि जब ज्यादा होता है CO2 तो वो कार्बोनिक एसिड के रूप में चेंज हो जाता है, और फिर कार्बोनिक एसिड जो है H आयन और ये बाइकार्बोनेट आयन जो है किडनी से हमारे रिमूव हो जाते हैं, और इस तरह से ये ब्लड के पीएच को हेल्प करने में भी, मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। तो ठीक है, आगे चलते हैं। लाइफ स्पैन हमने पढ़ लिया ब्लड डिसीज का। ठीक है, अब बनता कैसे है, कि हमने ये पढ़ लिया कि आरबीसीज कैसे बनती है। तो आरबीसीज हमने देखा कि कहाँ बनती है आरबीसीज। तो हमने देखा कि पहले तो आरबीसीज कहीं ऐसे डायरेक्ट नहीं बनती, कि जब स्टेम सेल्स बने, बड़ी जो हमारी जो बोन है, यानी जो हमारा रेड बोन मैरो है, उसके अंदर जो हमारी स्टेम सेल्स निकलेंगी, अब वो कैसे आरबीसीज में कन्वर्ट होंगी, इरिथ्रोसाइट्स में कैसे कन्वर्ट होंगी। तो एक उसके लिए हार्मोन है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जब बनेगा तब वो जो सेल्स, स्टेम सेल्स है, वो इरिथ्रोपोइटिन में, इरिथ्रोपोइटिन के होने की वजह से किसमें चेंज होगी, आरबीसीज में। तो वो इरिथ्रोपोइटिन कहाँ बनता है, वो उस प्रोसेस को बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस, यानी प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोएसिस। और इरिथ्रोपोएसिस को कौन स्टिमुलेट करता है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। और ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ बनता है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है वो बनता है हमारे किडनीज में। जब जब छोटा मतलब एम्ब्रियो होता है, जब बच्चा पेट में होता है, तो उसके अंदर क्योंकि बोन्स तो होती नहीं है, हैवी बोन्स तो होती नहीं है, बोन्स फॉर्मेशन स्टार्ट ही हुआ होता है धीरे धीरे। तो तब तक जो इरिथ्रोपोइटिन बनता है, लेकिन ब्लड तो उसके अंदर बनता है ना, तो ब्लड उस समय इरिथ्रोपोइटिन कहाँ बनता है, लिवर में बनता है। ठीक है, लेकिन जैसे फिर बच्चा बाहर, मतलब बेबी बाहर आता है, उसके बाद वो फिर वो बड़ा होने लगता है, तो फिर धीरे धीरे वो जब बोन्स डेवलप होने लगती है, तो फिर वो जो इरिथ्रोपोइटिन है वो किडनीज में बनने लगता है। तो पर कुछ अमाउंट में लिवर में भी बनता है। इसीलिए हम जब किडनीज फेल हो जाती है, उसके अंदर इरिथ्रोपोइटिन बंद हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि लिवर से भी इरिथ्रोपोइटिन बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो इरिथ्रोपोइटिन है वो किडनीज में ही बनता है। ठीक है, तो अगर ब्लड का ब्लड की कमी है, किसी के अंदर हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड कम है, तो उकसाना किसे पड़ेगा, बनेगा तो आरबीसी, मतलब स्टेम सेल्स तो आरबीसी में, बोन्स में बन रही है, लेकिन उसको उकसाना पड़ेगा किडनीज को, क्योंकि किडनीज क्या करेगी, इरिथ्रोपोइटिन बनाएगी। इरिथ्रोपोइटिन के इफेक्ट से ही तो क्या होगा, जो है जो स्टेम सेल्स है वो इरिथ्रोपोइसिस के थ्रू आरबीसीज बनाएगी। ठीक है, लेकिन जब क्या होता है, और ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस, और जब कब ज्यादा बनाती है, कब, जब इरिथ्रोपोइसिस, मतलब
कब ज्यादा बनता है, तो जब हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है, यानी कि जब हम ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। उस कंडीशन में क्या होता है कि ज्यादा मात्रा में डब्ल्यूबीसी आरबीसीज बनने लगती है। इसीलिए जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, तो उनके अंदर वो बहुत लाल लाल क्यों होते हैं, ज्यादा ज्यादा खून क्यों होता है उनके अंदर, क्योंकि वो हमेशा पहाड़ों पे रहते हैं। पहाड़ों पे क्या होता है कि ऑलरेडी हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है, यानी CO2 की मात्रा कम होती है। तो उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से वो इरिथ्रोपोइटिन ज्यादा बनता है। तो इरिथ्रोपोइटिन ज्यादा बनने से ज्यादा मात्रा में आरबीसीज बनती है, इसलिए वो रेड होते हैं, इसलिए वो ज्यादा रेड कलर के होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा ब्लड होता है। तो अगर कोई पहाड़ों पे रह के आता है तो वो रेड रेड होके क्यों आता है, क्योंकि पहाड़ों पे रहने से हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है और वो रेड हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में आरबीसीज बनती है, ठीक है। सेम उसकी एथलीट्स के केस में भी, अगर एथलीट हमेशा ज्यादा मेहनत करते हैं और हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाती है, जैसे सांस लेना, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस केस में भी उनकी जो किडनीज है वो ज्यादा मात्रा में इरिथ्रोपोइटिन बनाने लगती है, और ज्यादा मात्रा में फिर उनका आरबीसी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो हाइपोक्सिया की कंडीशन ही इरिथ्रोपोइटिन को ज्यादा बनाने को उकसाती है, जिसकी वजह से जो है ज्यादा ब्लड, जो स्टेम सेल्स है वो आरबीसीज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। आई होप इस क्लियर हो रहा होगा। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा क्वेश्चन मुझसे दोबारा इसको रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। लास्ट में हम रिपीट कर देंगे इसको। रिमूवल ऑफ, और इसको आरबीसी खत्म कैसे होती है, जैसे कि हमने देखा कि 120 दिन पुरानी आरबीसी है वो नेचुरली खत्म हो जाती है, ठीक है। ये नेचुरल इसको हीमोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है। अब कहाँ होगा ये हीमोलाइसिस, हम लिवर में भी पढ़ चुके हैं कि हीमोलाइसिस कहाँ होता है, लिवर में होता है। और फिर उसके बाद लिवर इसको, इसके जो बिलुरुबिन है, इसके वेस्ट प्रोडक्ट को जो है आरबीसी के जो टूटने पे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है रेड कलर का, जो बिलुरुबिन होता है, उसको वो अपने पास रख लेता है। उसी से हमने देखा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हीमोग्लोबिन होता है, वो लिवर अपने पास रखता है। उसके बाद बाकी जो बचा है उसको स्प्लीन में छोड़ देता है, ठीक है। तो जो आरबीसी बनती रहती है, ब्लड बनता रहता है, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब ग्रेव यार्ड कब्र जो है, वो भी जो है स्प्लीन में ही रहता है। और स्टोरेज जो आरबीसी का स्टॉक है वो भी स्प्लीन में तो स्प्लीन क्या है, आरबीसी का स्टॉक भी है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये ग्रेवयार्ड भी है, मतलब पुरानी जो आरबीसी का जो जो कंकाल है, मतलब जो अगर फेस पर बिलुरुबिन तो निकाल लिया लिवर ने, और उसके बाद जो बचा जब डेड बॉडीज जाएगी वो जो सेल की, वो कहाँ जाएगी, स्प्लीन में, ठीक है। इसीलिए ज्यादा हीमोलाइसिस कंडीशन, मतलब जब आरबीसी ज्यादा टूट रही होती है, हीमोलाइसिस ज्यादा हो रही होती है, उस केस में क्या होता है, स्प्लीनोमेगेली हो जाती है, स्प्लीन साइज में बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ है जिसमें हमारे ब्लड सेल्स ज्यादा टूट रही है, ज्यादा हीमोलाइसिस हो रहा है, तो वहां हम उसका स्प्लीन में दर्द मिलेगा हमें, स्प्लीन पॉइंट पे, यानी उसका स्प्लीनोमेगेली हो गई होगी। तो स्प्लीन का साइज बढ़ने का केस क्या होता है, जब हीमोलाइसिस की कंडीशन में भी ये स्प्लीनोमेगेली हो जाती है, ठीक है। अब क्या है, मैक्रोफेजेस आर, ठीक है, माइक्रोफेजेस जो सेल्स है, जो कि ये पैगोसाइटोसिस के द्वारा भी आरबीसी को खत्म कर, ठीक है, स्प्लीन के अंदर, ठीक है। ये हमने कर लिया, ये प्रोसेस है आरबीसी के थ्रू। ये पहले लिवर, आरबीसी लिवर में जाएगा तो लिवर जो मटेरियल जो रीयूज करने वाला होता है उसको रख लेता है, बाकी को स्प्लीन में भेज देता है। स्प्लीन उसको रख स्प्लीन में चली जाती है, और फिर स्प्लीन की जो मैक्रोफेजेस है वो उसको खत्म कर देती है, ठीक है। अब है व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स जो है, ल्यूको मतलब व्हाइट, तो वो नाम से समझ में आ रहा है कि ल्यूको मतलब व्हाइट, ल्यूकेमिया, ठीक है। ल्यूकोडर्मा, हमने देखा है ना, ल्यूकोडर्मा मतलब व्हाइट पैचेस हो जाते हैं स्किन पे, जो स्कोविटिलिगो या व्हाइट पैचेस, मतलब ल्यूको, तो ल्यूको का मतलब सफेद हो गया, तो ल्यूकोडर्मा, ठीक है। ल्यूकोरिया, जब व्हाइट सफेद पानी आता है, व्हाइट डिस्चार्ज, जिसको WD व्हाइट डिस्चार्ज बोलते हैं, ठीक है, ल्यूकोरिया। तो इसी तरह से ल्यूकोसाइट्स यानी व्हाइट सेल्स, ठीक है। तो शब्द से समझ में आ गया ल्यूकोसाइट्स का मतलब। तो WBCs हैव न्यूक्लियाई एंड फुल कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनेल बट दे लैक हीमोग्लोबिन। तो सब कुछ होता है WBCs में, सारे न्यूक्लियस भी होता है, और क्या होता है, सारे ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। अब आप आपसे कोई पूछे कि हम जब वो करते हैं ना, डीएनए टेस्टिंग करते हैं, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए अगर ब्लड लेंगे तो किससे टेस्टिंग करेंगे,
तो आरबीसी से तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए ही नहीं है। तो आरबीसी से डीएनए टेस्टिंग नहीं हो सकती, तो कहाँ से करते हैं? अगर ब्लड सैंपल लिया है तो वो टेस्टिंग करते हैं, डीएनए टेस्टिंग वो डब्ल्यूबीसी से करते हैं, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस है और व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है और आरबीसी के अंदर नहीं है। इसलिए अगर ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है तो डीएनए टेस्टिंग किससे करेंगे? डब्ल्यूबीसी से, नॉट फ्रॉम आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के अंदर तो न्यूक्लियस ही नहीं है तो डीएनए ही नहीं होगा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी आर क्लासिफाइड, दो तरह से डिवाइड की गई होती है, ग्रेनुलर और अग्रेनुलर। ग्रेन्यूल्स मतलब कि जब उसके इसके अंदर ग्रेन है और इसके अंदर ग्रेन्स नहीं है, ग्रेन्स, ठीक है, उसी के नाम पर, उसी के बेसिस पे नाम रखा है। ग्रेनुलोसाइट्स यानी ग्रेन रखने वाली, जिनके अंदर ग्रेन है वो ऐसी सेल्स। अग्रेनुलोसाइट्स इसके अंदर ग्रेन्स नहीं है, ठीक है। तो ग्रेनुलोसाइट्स का में हम पढ़ते हैं, तीन तरह की होती हैं, और ये नाम रखा गया है इनकी स्टेनिंग प्रोसेस पे। जब हम लैब में इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब अगर हमने लैब में लिया, ब्लड से हमने डब्ल्यूबीसी सेपरेट की और फिर उसको स्टेन किया, मतलब उसको कलर दिया, तो ये बायोकेमिकल का पार्ट है कि मतलब अगर हम जब उसको अलग अलग कलर से स्टेनिंग करते हैं, उसको डाई करते हैं, तो अलग अलग डब्ल्यूबीसी अलग अलग कलर के डाई, अलग अलग प्रकार के डाई को लेती है, स्टेन को लेती है। तो जो बेसिक डाई को लेती है तो वो हो गई बेसोफिल्स, मतलब जो फिल्स मतलब जो अट्रैक्ट करती है। तो जो जो बेस क्षारीय बेसिक डाई से कलर हो गई, तो वो उसका नाम रख दिया बेसोफिल्स। मतलब कितनी एफर्टलेस तरीके से ये हमारे इन चीजों बायोलॉजी की टर्म्स को दिया गया है ना, मतलब हमें लगता है कि ये नाम इसका ये क्यों रखा, लेकिन अगर जो शुरू से बायोलॉजी पढ़ता आ रहा है तो वो उसको तो ये लगेगा कि हर किसी के शब्द का मतलब है, इसमें कोई भी उन्होंने एफर्ट नहीं लगाया। तो जो बेसिक डाई से स्टेन हो गई वो बेसोफिल हो गई। एसिडोफिलिक क्या होती है? एसिडिक डाई होती है, जो एसिड डाई से इस डाई का ही नाम है। तो इस इसोनफ से जो कलर्ड हो गई वो इसोनोफिल हो गई। न्यूट्रोफिल जो किसी से भी डाई नहीं हुई, मतलब किसी से भी कलर नहीं लिया, किसी से भी स्टेन नहीं, जिसकी नहीं हुई, वो न्यूट्रोफिल हो गई। तो इसके बेसिस पे इनका नाम रख दिया। तो तीन तरह की हो गई ये, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स। हम किस किस इस पॉइंट से इसको स्टिमुलेट करते हैं? हम कुंडली, हाफ कुंडली से इनको स्टिमुलेट करते हैं, और हाफ कुंडली 6 सेकंड से बेसोफिल्स, 13 सेकंड से इसिनोफिल्स और 20 सेकंड से न्यूट्रोफिल्स को स्टेन करते हैं, सॉरी हम स्टिमुलेट करते हैं हम न्यूरोथेरेपी की से, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल्स की बात अलग, इनको अलग अलग पढ़ेंगे। तो न्यूट्रोफिल्स की जो सबसे ज्यादा हमें मिलने वाली ये जो होती है वो इसी प्रकार की न्यूट्रोफिल्स हमारी डब्ल्यूबीसी होती है, और ये जो है छोटी होती है, ठीक है, साइज में छोटी होती है। ग्रेन्यूल्स इसके छोटे होते हैं किसी भी कलर से, ये तो आपका, ठीक है। और क्या है, ये सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ हमारा सबसे पहले कोई इन्फेक्शन, कोई हल्का इन्फेक्शन हुआ तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स ही हमें उससे बचाती है, ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स कितनी, 55 से 70% डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स ही होती है, ठीक है, यानी 2500 से लेके 8000 पर एम एम पर क्यूब, ठीक है, इतनी न्यूट्रोफिल्स होती है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? स्मॉल फास्ट एक्टिव स्कैवेंजर, मतलब छोटी होती है, फास्ट होती है, मतलब मैंने बताया कि कुछ भी आया, मतलब कुछ भी फर्स्ट इन्फेक्शन हुआ सबसे पहले कौन खत्म करेगा? वो छोटा मोटा इन्फेक्शन हुआ है सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स ही उसको खत्म करती है, एक्टिव है, बहुत फास्ट है सबसे। हाँ, तो हम न्यूट्रोफिल्स पे थे, तो न्यूट्रोफिल्स जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाली है और सबसे फास्ट होती है, और किसी भी इन्फेक्शन के टाइम सबसे पहले ये आती है, और यही है हमें हेल्प करती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी, ये इसीलिए हम अपना यूडीएफ ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? 20 हाफ KU 20 सेकेंड देते हैं 4 बार। तो क्योंकि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर स्टमक में हुआ है तो उससे बचाने के लिए हमें
तो इसको न्यूट्रोफिल्स को स्टिमुलेट करना होता है। कोई भी एक अनम्यूट करके बता दीजिए कि आवाज आ रही है सही से। नहीं इसके मैम, बाद कट कट के आ रही है आवाज। कट कट की आवाज आ रही है। एक्चुअली क्या है ना कि आज हमारे सोसाइटी में फंक्शन हो रहा है, और मैं दूसरे रूम में बैठी हूँ जहाँ इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, और मैं अगर बाहर जाके बैठूंगी ड्राइंग रूम में तो आवाज बहुत आएगी बाहर की। तो आवाज मेरी क्लियर नहीं हो रही आज। अभी क्लियर है आवाज की नहीं है? प्लीज कोई भी बता दीजिए। कुछ समझ में, हल्का हल्का समझ में आ रहा, पूरा समझ में भी नहीं आ रहा। आज समझ में नहीं आ रहा? आवाज भी नहीं आ रही प्रॉपर? हाँ, ठीक से समझ में भी नहीं आ रहा। अच्छा। चलो फिर हम हिंदी डिस्कनेक्ट तो कर समझ। देते हैं, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं है ना, इसी वजह से बीच बीच में कट रहा होगा। चलो आप मुझे पहले बता देते, स्टार्टिंग में ही बता देते। चलो इसको फिर मैं ऐसे करती हूँ, जब ये हाँ, शोर कुछ खत्म। शायद मेरे। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि आपके साइड में ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं कि जब ये जो बाहर का शोर खत्म हो जाएगा तो मैं इसकी फिर से रिकॉर्डिंग करके फिर मैं इसको ग्रुप में भेज दूँ, ठीक है? तो अभी हम क्लास लीव कर लेते हैं, ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो पूछ लीजिए, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया हो। बाकी फिर मैं ऐसा करती हूँ कि कंफर्टेबली जब ये जो बाहर से शोर आ रहा है वो खत्म हो जाएगा तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग करके भेज दूँ, ठीक है? ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग क्लास। करके भेज। ठीक है, ओके। ठीक है, हम लीव करते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं आज की। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ हेलो जी। हेलो। मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, ये नाइट्रिक एसिड है ना? हाँ जी। अगर इस क्या ये पॉइजन की जगह भी यूज होता है, अगर किसी को इनटेक कराया गया हो तो? नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड का पॉइजन की तरह से नहीं होता है यूज। मतलब ऊपर से इनटेक मान लो किसी ने करा दिया तो क्या कोई करा सकते हैं क्या इसको? देखो ऐसे अ, ऊपर से तो कोई, ये गैसियस फॉर्म में रहता है, इसका लिक्विड हो सकता है कि लिक्विड फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करवा करके दिया जाए, और अमाउंट का भी फर्क पड़ता है ना, कितने अमाउंट में दिया गया। जैसे आप कोई छोटा अमाउंट, हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट किसी बहुत कम है, उसकी छोटे अमाउंट में है, अगर उसको हैवी डोज में कन्वर्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट करके दे दिया जाए तो हो सकता है वो पॉइजनस हो। हर छोटी छोटे अमाउंट में कोई भी चीज इतनी असर नहीं करती है और ज्यादा अमाउंट में दी है। मेरी नॉलेज में नहीं है ये। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पे थोड़ा स्टडी करके नहीं आपको। मैम, मेरे पास स्टडी करके बताना। मेरे पास एक हाँ, पेशेंट है ठीक है। जिसको क्या नाम था, नाइट्रिक एसिड भी दिया गया है, उसके बाद उसको शीशा भी दिया गया है, लैड पारा भी दिया? दिया है। हाँ, लेड भी दिया, पारा भी दिया उसको। अच्छा, मरकरी। तो इसको हाँ, क्यों दिया था? बस उसको जान खत्म करने के लिए। अच्छा, लेकिन मतलब हुई नहीं पॉइजन किसी दिया तरह। किसी ने इसको? पॉइजन हाँ, पॉइजन तो पॉइजन। मरकरी का और लेड का तो मुझे पता ही है कि मरकरी, लेड लेड और एस्बेस्टस को तो यूज करते ही है एज ए पॉइजन। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का मेरी नॉलेज में नहीं है। अब मैं इसको स्टडी करके देखती हूँ कि किस, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड को किस तरह से पॉइजन में दिया जाता है तो। हम्म। ठीक है। अच्छा, तो फिर उसका क्या, वो फिर वो सही है अभी? नहीं, अभी तो वैसे कुछ ठीक है, इतना तो नहीं, कुछ ठीक है वो। लेकिन फिर भी उसकी कई बार न बॉडी जो है अनबैलेंस हो जाती है काम करते करते। अच्छा, आप है ना मेरे एक, पास। इसके लिए ना, आप हैवी मेटल्स के लिए हमारा एक ट्रीटमेंट है, तो हाँ वो है। वो दो है ना, आपके पास है? हाँ वो हाँ, वो मैंने चालू कर रखा है उसको। हाँ, वो चालू कीजिए उसको। हम्म। तो लेकिन वो क्या ना, ब्लड थिनर लेता है दवा। अच्छा, ब्लड थिनर के बगैर वो रह नहीं तो आप उसको सकता। हेपरिन नहीं देते? देखिए, हेपरिन देखता हूँ उसको, तो उसको मल्टी बोलो ना हेपरिन। कि जो हम जो ब्लड थिनर वो ले रहा है, तो ब्लड थिनर की जगह उसको आप डबल हेपरिन दो, पी हेपरिन, और साथ में उसको बोलो कि नेचुरल ब्लड थिनर है वो यूज करे। जैसे ये जो है अपना लहसुन है, अदरक है, ये ज्यादा मात्रा में यूज करे। साथ में आप उसको डेली 2 हेपरिन दो, तो उससे छूट जाएगा। क्योंकि मेरा मेरा भी अपने मैंने भी अपने कई नहीं वो पेशेंट की छुड़ाई है। हाँ,
ज्यादातर अर्जुन की छाल वगैरह और कई चीजें ले भी रहा है, तो इसी से कंट्रोल हो रहा है, लेकिन वो पूरा निकल नहीं रहा। अभी जो लेड है उसके घुटने के अंदर से निकला, ब्लैक लेड। हाँ और पारा इस तरह निकला जैसे शुगर के क्रिस्टल नहीं होते, हाँ हाँ। इस तरह से। अच्छा अच्छा, तो आप वो हैवी मेटल वाला हम्म। देते रहिए उसको। वो हैवी मेटल के लिए हमारा स्पेशल ट्रीटमेंट है, वो आपको उससे वो है उसका निकलता रहेगा धीरे धीरे। और हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी धीरे धीरे अपना लिवर डिटॉक्स का भी ट्रीटमेंट को देते रहिए। ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ। बाकी मैं मालूम करके बताती हूँ आपको कि नाइट्रिक ऑक्साइड उसको किस तरह से दिया गया है। ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक। ठीक है। ओके। एक्सक्यूज मैम, मैं वीरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ मैम। हाँ जी हाँ जी। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। मैडम, ये नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए मैंने सुना था कहीं पे कि अगर हम फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं तो उससे भी नाइट्रिक ऑक्साइड हाँ, मिलता उससे भी नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, एग्जैक्टली। है ना? हाँ और दूसरा मैम, ये जो आप हैवी मेटल वाला ट्रीटमेंट बता रहे थे वो मैम है नहीं अपने पास, तो थोड़ा वो डाल देंगे मैम उस पर? हाँ, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूँ। हाँ ग्रुप में शेयर कर देना प्लीज, है? हाँ हाँ हाँ। ठीक। चल ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक, वेलकम। ठीक है, तो बाकी किसी की कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? नहीं। ठीक है, तो हम क्लास लीव करते हैं। सॉरी फॉर टुडे की क्लास हम पूरी नहीं कर पाए। इंटरेस्टिंग टॉपिक था आपका आज का भी, लेकिन क्योंकि शोर की वजह से और वाईफाई की कनेक्शन की वजह से। ठीक है। थैंक यू। लीव करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मृदुला जी। गुड इवनिंग। नमस्कार जी।
हाँ। चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं सब। अब सबसे पहले हम गुरुजी को याद करेंगे मनी मन, और अब क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक है। कि निरंजन जी, निरंजन जी आप एक बार अनम्यूट करेंगे। जी। नमस्ते आप ही मैम ने, जी। नमस्ते, आप ही ने पेमेंट किया था ना? हाँ जी मैम, मैंने किया था जी। अच्छा ठीक है, मैं आपने व्हाट्सएप पे नहीं मैसेज भेजा था ना? ठीक है, हाँ जी। थैंक यू। ठीक, क्लास स्टार्ट। तो हम लास्ट क्लास में भी ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे, तो वो हम उस दिन डिस्टरबेंस था, कई लोगों ने बोला कि क्लियर नहीं हो पाया था, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है एक्चुअली। जो उसमें दो चीज होती है, 55% हमारा प्लाज्मा वाला पार्ट होता है, होल ब्लड, जिसको ब्लड को होल ब्लड बोलेंगे, कई बार होल ब्लड लिखा होता है, तो मतलब कंप्लीट ब्लड, जो उसमें अब 55% जो है प्लाज्मा वाला पार्ट होता है और 45% में सारी सेल्स होती है। ठीक है, अब जिसमें रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स रहती हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा वाले पार्ट की बात करें तो जो लिक्विड वाला पार्ट है, प्लाज्मा वाला पार्ट है, उसमें क्या क्या होता है? उसमें प्रोटीन होता है, जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोजन, ये प्रोटीन होते हैं। ठीक है, यही मिलके उसका लिक्विड वाला पार्ट बनाते हैं। अब वाटर होता है, प्लाज्मा का 91% पार्ट जो है वो वाटर है, और अदर सॉल्यूट्स में उसके इलेक्ट्रोलाइट, जैसे जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्लोराइड, सब उसमें घुले रहते हैं। और गैसेस हैं, CO2 और ऑक्सीजन। ठीक है। ठीक है, ये सब, और वेस्ट मटेरियल जो भी अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से जो भी वेस्ट, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वो सब प्लाज्मा में ही घुले रहते हैं। ठीक है, उसी के थ्रू फिर ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया प्लाज्मा की बात। अब बात करें 45% में क्या होगा, तो 45% का में होता है, उसको फॉर्म एलिमेंट्स बोलते हैं। तो फॉर्म एलिमेंट्स में क्या आएंगी? सारी सेल्स आएंगी, जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो 1.5 लाख से 4 लाख तक की हो सकती हैं। ठीक है, और व्हाइट ब्लड सेल्स, तो व्हाइट ब्लड सेल्स 5,000 से 10,000 तक की नॉर्मल नंबर्स में होती हैं। ठीक है, अब इन ये नॉर्मल नंबर से घटना और बढ़ना, वो ही किसी प्रॉब्लम को शो करता है। अब हम आगे क्लास आगे इसमें देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम शो होती है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम होती है बढ़ने घटने से, इसको हम शॉर्ट में देखेंगे। डिटेल में हम अपनी जो क्लास है उसमें हम पढ़ना सीखेंगे, स्पेशल क्लास में। तो 5 तरह की WBCs होती हैं, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट, मतलब ग्रेन्स होते हैं इसके अंदर, वो ग्रेनुलोसाइट, जो जिसके अंदर ग्रेन्स नहीं होते वो अग्रेनुलोसाइट, ये हम आगे देखेंगे ना इसको डिटेल में। और RBCs होती हैं। तो ये 45% जो है ये सब फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें हिमेटोक्रीट वैल्यू की, तो मतलब जितना ब्लड वॉल्यूम का, जितना जिस पार्ट जितना ब्लड वॉल्यूम में जितना परसेंट RBC है वो हिमेटोक्रीट वॉल्यूम कहते हैं। तो हिमेटोक्रीट, आज CBC में लिखा होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट हम रिपोर्ट देखते हैं तो हिमेटोक्रीट लिखा होता है। तो हिमेटोक्रीट मतलब है कि उस व्यक्ति के ब्लड वॉल्यूम का कितना परसेंट भाग में RBC है, तो वो शो करता है, उसके RBC का नंबर शो करता है, RBC का अमाउंट शो करता है। तो नॉर्मली जो है एडल्ट फीमेल में 38 से 46% हिमेटोक्रीट वैल्यू होती है। अब उससे कम होगी तो एनीमिक है, ज्यादा होगी तो पॉलीसाइथेमिया है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से मेल में 40 से 54% तक भी हिमेटोक्रीट हो सकता है, और मेल में फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा RBCs होती है, तो हिमेटोक्रीट वैल्यू उनकी थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गया हिमेटोक्रीट वैल्यू। और ये ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कैसा होता है ये हमने पढ़ा था क्लास में, तो हम इसको वापस से थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं। कि जैसे हमारी जो बोन होती है, उस बोन में हमारा बोन मैरो होता है, यानी रेड बोन मैरो, वाइट, येलो बोन मैरो, दो तरह के बोन मैरो होते हैं। तो येलो बोन मैरो तो हमारा फैट टिश्यू होता है, फैट सेल्स होती हैं। ठीक है, अब हमारा जो रेड बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो में स्टेम सेल्स होती हैं। ठीक है, होम्योपोइटिक स्टेम सेल्स। अब ये स्टेम सेल्स किसी भी प्रकार की अदर जो ब्लड सेल्स है उसमें कन्वर्ट हो सकती है, मतलब वो ये पांचों तरह
न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, इस तरह इतने ही तरह की RWBCs में कन्वर्ट हो सकती हैं, प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, इरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट हो सकती है, किसी में भी कन्वर्ट हो सकती है। अब डिपेंड ये करता है कि किस में कन्वर्ट होंगी, वो उसके फैक्टर पे, उसकी जो जनरेट करने वाला फैक्टर है उस पे डिपेंड करेगा कि वो किसकी जरूरत ज्यादा है, क्या ज्यादा बनाना है। एक सेकंड। सवारी आप किसकी आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए। मैं अनम्यूट कर देती हूँ सभी को। आप जिसको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हैंड रेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, डिस्टर्बेंस के लिए। ठीक है, तो जैसे अगर इरिथ्रोसाइट्स की मात्रा कम हो रही है और इरिथ्रोसाइट्स के लिए स्टिमुलेट्स साइटोकाइनेंस होते हैं जो इसके फैक्टर, ये साइटोकाइनेंस फैक्टर होते हैं जो बताते हैं कि हमारे इरिथ्रोसाइट्स कम हो रहा है। साइटोकाइनेंस इरिथ्रोसाइट्स को बनाने के लिए फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स की तरह काम करते हैं। तो अब इरिथ्रोसाइट्स बढ़ेंगे यानी आरबीसी ज्यादा बनेंगी, या डब्ल्यूबीसी ज्यादा बनेंगी, या प्लेटलेट्स ज्यादा बनेंगी, या ये स्टेम सेल्स किसी भी सेल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है। और लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स होती है जो टी सेल्स में और बी सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है। हम आगे पढ़ेंगे कि कौन टी सेल्स बी सेल्स कैसे बनती है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इसीलिए जो बोन मैरो लेकर, बोन मैरो से स्टेम सेल्स को लेकर अलग अलग थेरेपीज होती हैं जो कि ब्लड सेल्स बनाने पे काम करती हैं। जैसे जो भी ब्लड से रिलेटेड जो भी डिजीजेस होती हैं उसमें स्टेम सेल थेरेपी आपने सुना होगा। तो स्टेम सेल थेरेपी का मतलब होता है स्टेम सेल्स किसी भी दूसरी ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है। इसीलिए स्टेम सेल थेरेपी से डॉक्टर्स जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, मतलब ब्लड वाली रिलेटेड जिस बीमारियां होती हैं उसमें उसमें इस थेरेपी को यूज करते हैं, स्टेम सेल थेरेपी को, ठीक है। ये तो समझ में आ गया फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम बात करें इसको, हम इधर और थोड़ा आरबीसीज की फॉर्मेशन को समझ लेते हैं कि आरबीसीज का फॉर्मेशन का कैसे होता है। तो आरबीसीज को बनाने के लिए एक एंजाइम हार्मोन चाहिए होता है, वो है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन मतलब इरिथ्रो जो हार्मोन, इरिथ्रो मतलब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लाल सेल्स को, तो लाल सेल्स को बनाने वाली इरिथ्रो, रेड सेल्स को बनाने वाली इरिथ्रोपोइटिन जो है वो किडनीज में अंदर बनता है। लेकिन जब छोटा बच्चा होता है, मतलब भ्रूण होता है जो मदर के वोम में होता है, तो वहां पे तब उस समय लिवर में बनता है इरिथ्रोपोइटिन, क्योंकि उसमें बोन्स इतनी विकसित नहीं होती है, रेड बोन मेरो में स्टेम सेल्स नहीं होती है, किडनी से फंक्शन नहीं करने लगती, तो पहले उस समय लिवर में बनता होता है इरिथ्रोपोइटिन। तो जैसे जैसे फिर बड़ा होता जाता है तो फिर इरिथ्रोपोइटिन जो है किडनी में बनने लगता है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो कुछ मात्रा में लिवर में भी इरिथ्रोपोइटिन बनता है। तो आपने देखा होगा, न्यूरोथेरेपी की बुक्स में पढ़ा होगा कि किडनी सब खराब हो जाती हैं तो हम इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से बनवाते हैं? लिवर से बनवाते हैं, ठीक है, ब्लड बनाते हैं लिवर से बनवाते हैं, इसीलिए। तो लेकिन मेजर अमाउंट जो है, सबसे ज्यादा मात्रा में जो इरिथ्रोपोइटिन है वो किडनीज से बनता है। किडनीज के फेल होने पर हम इरिथ्रोपोइटिन लिवर से भी बनवा सकते हैं, लिवर में भी कुछ मात्रा में इरिथ्रोपोइटिन बनता है, ठीक है। तो ये हो गया इरिथ्रोपोइटिन के बारे में, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, ठीक है। अब आरबीसीज को अगर हम समझे तो आरबीसीज का मतलब, आरबीसीज का क्या है? आरबीसीज की स्ट्रक्चर शेप इस तरह से होती है कि उसका मेन काम क्या है? हीमोग्लोबिन अंदर, उसके अंदर होता है, और मेन काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ये मेन काम है। तो इसी के लिए उसकी शेप एंड साइज उसको डिजाइन किया हुआ है कि इस तरह से शेप होती है, वाई कॉनकेव शेप होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। ताकि और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल नहीं है, माइट्रोकोन्ड्रिया नहीं है, मतलब जो चीज जरूरत की नहीं है वो उसके अंदर से निकाल दी है। उसका साइटोसोल, उसके अंदर साइटोप्लाज्म इस तरह से डिसाइड किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन फिट हो सके। हीमोग्लोबिन को आगे पढ़ेंगे हम कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, कि हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को। तो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन भर सके उसके अंदर साइटोसोल में, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके, इस तरह से आरबीसी डिजाइन होती है, ठीक है। नो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है तो वो खुद से डिवाइड नहीं हो सकती, मतलब एक सेल से दूसरी सेल डिवाइड होती है। तो आरबीसी कभी भी एक सेल से दूसरी आरबीसी नहीं बन सकती क्योंकि उसके अंदर तो न्यूक्लियस ही नहीं है, ठीक है। क्यों और क्या नहीं कर सकते? क्यों? इसी ये किसी
कैसे बनेगी? तो ये वैसे ही बनेगी जैसे हमने पढ़ा कि स्टेम सेल से वो बनेगी, तो वो ही चेंज होगी आरबीसी में। वो एक आरबीसी से दूसरी आरबीसी खुद से नहीं बनती, से सेल डिवीजन के थ्रू नहीं बन सकती, क्योंकि जब सेल डिवीजन के थ्रू मतलब एक सेल से दूसरी सेल बनती है, उसके लिए न्यूक्लियस का होना, डीएनए का होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से क्योंकि इसके अंदर डीएनए नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, तो डीएनए नहीं है, तो इसको हम डीएनए टेस्टिंग में यूज नहीं कर सकते। तो जब हम ब्लड से डीएनए टेस्टिंग कोई करता है, तो वो किससे करता है? वो करता है डब्ल्यूबीसी से करते हैं। न्यूक्लियस इससे नहीं कर सकते, आरबीसी से, क्योंकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए भी नहीं है। ठीक है, ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए था, इसमें न्यूरोथेरेपी से कोई इसका कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही बता दिया यहाँ पे। लाइफ स्पैन क्या होता है? 120 डेज तक इसका नॉर्मल लाइफ स्पैन है। मतलब 120 दिन पुरानी अगर आरबीसी हो जाएगी तो मतलब वो खुद ही खत्म हो जाएगी, और फिर वो कहाँ जाएगी? लिवर में जाएगी, और लिवर उसको तोड़कर फिर जो भी मटेरियल यूज करने लायक होगा उसको वापस यूज कर लेगा, और जो फिर उसके बाद जो भी उसका कचरा है, मतलब डेब्रिस है, उसको फिर स्प्लिन में भेज देता है। और स्प्लिन मतलब इसका ग्रेव यार्ड है, मतलब जो कब्र है, मतलब जो खाली जो उसका जो वेस्ट डेब्रिस होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रहता है आरबीसीज के, वो सारी डेड बॉडीज चली जाती है स्प्लीन में। तो अब स्प्लीनोमेगेली क्यों होती है, ये यहीं पे थोड़ा समझ लेते हैं कि अब जब देखिए, जब किसी के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है किसी वजह से, जब आरबीसी ज्यादा टूट रही है, हीमोलाइसिस है, हीमोलाइसिस एनीमिया या हीमोलाइसिस हुआ है किसी वजह से, मतलब ठीक है, आरबीसी ज्यादा टूट रही है। अब उस केस में क्या है, जब ज्यादा टूटेंगी तो कहाँ जाएंगी? वो टूट टूट के वो लिवर उसको भेजता जाएगा स्प्लीन में। तो स्प्लीन में जब ज्यादा मात्रा में डेब्रिस खत्म इकट्ठा हो जाएगा, कचरा इकट्ठा हो जाएगा, इसकी डेड बॉडीज इकट्ठी हो जाएगी आरबीसी भी, तो स्प्लीन साइज में बढ़ जाती है। इसीलिए इन्फेक्शन के टाइम पे स्प्लीन साइज में बढ़ जाती है, क्योंकि वो आरबीसी की उसकी जो जनरल टर्म्स में बोले तो आरबीसी की डेड बॉडीज इकट्ठी होती जाती है स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीनोमेगेली शो करती है कि हीमोलाइसिस ज्यादा हो रहा है, इन्फेक्शन हुआ है, आरबीसी ज्यादा टूट रही है, कुछ ऐसा इन्फेक्शन हुआ है जिसकी इसकी वजह से उसको एनीमिया हुआ। और भी बहुत सारी बातें होती है, लेकिन एक रीजन ये भी होता है कि स्प्लीन आरबीसी हीमोलाइसिस से स्प्लीनोमेगेली होने का मतलब, ठीक है। स्प्लीन का साइज, मेगेली मतलब साइज बड़ा। हम टर्म्स देखते हैं, हिपेटोमेगेली, हिपेटोमेगेली मतलब, हिपेटो मतलब हमने देखा लिवर, तो लिवर का साइज बड़ा हुआ है। स्प्लिनोमेगेली मतलब लिवर का साइज, वो स्प्लिन का साइज बड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में, कैसे बनेंगी आरबीसी और कैसे टूटेंगी। ठीक है, और ये आगे चलते हैं, इसको हीमोग्लोबिन को हम आगे से देखेंगे कि, तो एक आरबीसी के अंदर, मतलब एक आरबीसी का जो सेल है उसके अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है। मतलब एक आरबीसी के अंदर इतने 218 मिलियन, मतलब एक मिलियन मतलब 10 लाख, इतने सारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है। अब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को अगर हम देखें, तो एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन। हर चेन से एक हीमोग्लोबिन अटैच रहता है, उसमें एक आयरन का मॉलिक्यूल है और एक हीमोग्लोबिन आयरन से हीमोग्लोबिन अटैच रहता है। तो मतलब एक एक हीमोग्लोबिन मतलब 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और 280 मिलियन कितना है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, के अणु है आरबीसी के अंदर। तो मतलब इतना ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन कैरी करती है एक आरबीसी। ठीक है, अब ये जो चेन की स्ट्रक्चर है, ये चेन की स्ट्रक्चर में ही कम, अब हम आगे देखेंगे। अब ये चेन आप देख लीजिए, अभी बीमारी पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा आगे जाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि अच्छा इस चेन में गड़बड़ हुई है। तो ये चेन का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है, 4 चेन, इन्हीं चेन के कॉम्बिनेशन बिगड़ने से ही थैलीसीमिया, माइनर थैलीसीमिया, मेजर थैलीसीमिया बोलते हैं। हम आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कहीं कि अल्फा चेन बीटा चेन में गड़बड़ होती है। तो ये चेन है, 4 चेन है, इन चेन के कॉम्बिनेशन में ही जेनेटिक डिजीज है ये। जो जेनेटिक डिजीज में इस चेन के कॉम्बिनेशन में फर्क आ जाता है, तो वो क्या है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अटैच नहीं कर पाती है। तो वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच नहीं कर पाएगी, तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। तो और ऐसे व्यक्तियों को फिर ब्लड की कमी, मतलब ये प्रॉपर हीमोग्लोबिन फॉल्टी हो गया, तो वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, तो ऐसे ऑक्सीजन की कमी रहती है ऐसे व्यक्तियों में। तो वो हुआ यहाँ हमने देख लिया थैलीसीमिया के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो ये चेन होती है, 4 चेन होती है, 2 अल्फा 2 बीटा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और
तो क्या, और क्या, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, जैसे नाम से ही समझ में आया, हीम तो मैंने समझा दिया, ये हो गया हीम मतलब आयरन, आयरन हीम पिगमेंट और आयरन जुड़ा होता है, और ग्लोबिन मतलब ग्लोबिन प्रोटीन। तो हमें क्या चाहिए, हीमोग्लोबिन, किसी के अंदर हीमोग्लोबिन कम है तो हमें दो चीज उसको क्या डाइट में लेने के लिए बोलना है, कि वो प्रोटीन ले अच्छी मात्रा में ताकि ग्लोबिन बने उसको, है ना। और दूसरा क्या ले वो, हम्म, हीम मतलब आयरन ले। तो इसके लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, आयरन और प्रोटीन, तभी वो उसका हीमोग्लोबिन प्रॉपर मात्रा में बन पाएगा, ठीक है। तो मेल की बात करें तो मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 से 17 ग्राम पर डीएल डेसीलीटर, और फीमेल की बात करें तो 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। यानी कि फीमेल में थोड़ा सा हीमोग्लोबिन और कम रहता है, थोड़ा सा आयरन कम होगा। इसी के लिए जो फीमेल होती है थोड़ी सी कम स्ट्रांग होती है, मतलब मेल की बॉडी में आयरन की मात्रा ज्यादा रहेगी, इसलिए थोड़ा ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा उसके अंदर ज्यादा होती है, ठीक है। ये हमने शॉर्ट में पढ़ लिया हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है। आगे चलेंगे। हमने नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ा था कि नाइट्रिक एसिड जो इसका भी मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदरूनी परत, अंदर की जो परत है उसमें जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड एक हार्मोन बनाती है, गैसियस हार्मोन, जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर वेसोडाइलेशन में हेल्प करता है, यानी ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है। तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन कैरी करने के साथ साथ ब्लड फ्लो में भी को भी स्मूथली ब्लड फ्लो को भी हेल्प करता है, और वैसो डायलेशन यानी वेसल्स को डायलेट करने में, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो बात चल रही थी उस दिन नाइट्रिक ऑक्साइड की, तो यहीं पे हम उसको ले लेते हैं। पता नहीं आज क्लास में उदय सिंह जी है या नहीं, कि नाइट्रिक, उन्होंने पूछा था कि नाइट्रिक ऑक्साइड पॉइजनस हो सकता है, तो मैंने ग्रुप में भेजा भी था कि अगर नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में ली जाए, कोई भी चीज एक्सेस में ली जाती है तो पॉइजनस हो ही जाती है, लेकिन अगर एक्सेस में ये ली जाएगी तो वो पॉइजनस हो सकती है, ठीक है। ये मैंने उसको आपको ग्रुप में भेजा था मैसेज, ठीक है। आगे चलते हैं कि आरबीसीज के अंदर एक और एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज हमारे ब्लड की पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है कि ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये जैसे CO2 प्लस H2 जुड़ के कार्बोनिक एसिड बना देगा, यानी वाटर प्लस H2O, मतलब वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोनिक एसिड बना देगा, ठीक है। और फिर ये टूट भी जाएगा, फिर कार्बोनिक एसिड से H प्लस और बाइकार्बोनेट आयन। तो जब मैंने आपको एबीजी एनालिसिस पढ़ाया था तब मैंने पढ़ाया था ना कि बाइकार्बोनेट आयन की ज्यादा होने पर ही हमारा एसिडोसिस एल्कलोसिस की प्रॉब्लम बताई थी ना, एसिडोसिस और बाइकार्बोनेट कम होंगे तो एसिडोसिस होएगा, ठीक है। एल्कलोसिस कब होता है, तो ये हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कलोसिस इस पर डिपेंड होती है बाइकार्बोनेट आयन के कम ज्यादा होने पर। तो इसको भी मेंटेन कर, बाइकार्बोनेट आयन की मेंटेन करने का भी हेल्प करता है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, की जब जरूरत पड़ेगी तो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा या बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाएगा। तो इसी तरह से ये दोनों तरह से, मतलब दोनों तरह से रिवर्स एक्शन इसमें वो होती है, रिएक्शन होती है, दोनों तरह से कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए जो है ये हमारा बफर का काम करता है और हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। आगे हम चलें तो लाइफ स्पैन हमने देख लिया कितना होता है आरबीसीज का, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं तो ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये आरबीसीज के बारे में हमने पढ़ लिया कि कैसे बनी, कैसे खत्म हुई, और ये इतना भी अगर हम आरबीसीज के बारे में जान जाते हैं तो हमारे लिए काफी है। मतलब न्यूरोथेरेपी के हिसाब से हमारा काफी है कि कहाँ बनी, कहाँ खत्म हुई, क्या क्या चाहिए, कौन सा एंजाइम चाहिए, कौन सा हार्मोन चाहिए, ठीक है। और अगर ये ज्यादा टूट रही है तो क्या, ये हमने पहले भी लेबर में ही पढ़ा था कि हीमोलाइसिस से मतलब ज्यादा अगर आरबीसीज टूट रही है तो क्या कमी है, क्या अब ज्यादा बनेगा, ये हमने पढ़ चुके थे हम कि बिलिरुबिन ज्यादा बन रहा है तो आरबीसी ज्यादा टूट रही है। अब स्प्लीनोमेगाली हुई है इसका मतलब आरबीसी ज्यादा टूट रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं डब्ल्यूबीसीज के बारे में। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है उसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तो ल्यूको मतलब व्हाइट, ठीक है। अब साइट मतलब सेल। अब जैसे अगर हम बीमारी देखें तो कोई ल्यूकोडर्मा हुआ है तो ल्यूको मतलब व्हाइट, डर्मा मतलब स्किन, यानी व्हाइट स्किन हो गई है, व्हाइट पैचेस हो जाते हैं, ठीक है। अब ल्यूकोरिया मतलब ल्यूको मतलब व्हाइट, लोरिया मतलब लिक्विड होता है, ठीक है। तो व्हाइट लिक्विड आ रहा है यानी व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है। तो
इस सारे इन शब्दों का मतलब आप अगर धीरे धीरे मैं क्लास में सबको बताती जाती हूँ कि ये शब्द जो है उन शब्द के मतलब से भी आप बीमारी समझ सकते हो कि क्या सिम्टम है, उसको हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है मेडिकल में। आप जब इन वर्ड्स के मतलब समझते हो तो धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लगती है। रिपोर्ट्स पढ़ना, ये रिपोर्ट्स पढ़ना कोई बहुत टेक्निकली वैसी चीज नहीं है कि ये वही रॉकेट साइंस है, लेकिन जो आप धीरे धीरे वर्ड्स के मतलब समझने लगेंगे तो आप ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं, बायोकेमिकली टेस्ट, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स और MRI, एक्सरे, वो अच्छे से पढ़ पाएंगे धीरे धीरे। इन टर्म्स को याद रखती चलिए जो मैं क्लासेस में बताती हूँ, ठीक है। फिर हम WBC में न्यूक्लियस भी होता है, फुल सारे सारे जो ऑर्गेनेल होते हैं सब होते हैं, ठीक है। आगे वाइट WBC को यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को दो तरह से डिवाइड किया गया है। पहले जो उनके अंदर उसके साइटोसोम मतलब उनके जो सेल के अंदर जो प्लाज्मा है, सेल के अंदर साइटोसोम है, साइटोसोल है, उसके उसके अंदर दाने हैं तो ग्रेन्स है तो ग्रेनुलर, और ग्रेन्स नहीं है तो एग्रेनुलर्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट दो तरह की RBCs होती हैं। तो ग्रेन्स के बेसिस पर, तो जैसे ऐसे ही नाम रखा है तो ग्रेन्स अगर है तो तीन तरह के ग्रेन्स बोले, तो ग्रेन्स को कैसे नाम इन्होंने रखा कि ये जब हम बायोकेमिस्ट्री मतलब जब हम लैब में टेस्ट करते हैं बायोकेमिकल, जब के टेस्टिंग करते हैं तो जैसे हमने लिया एक RBC निकाली लैब में, ठीक है, अब उसको हमें स्टेन करते हैं मतलब उसको डाई से उसके ऊपर डालते हैं तो वो कलर लेती है। तो जो जिसने बेसिक डाई को मतलब क्षारीय डाई जो स्टेन था उसको उससे वो कलर हो गई तो बेसोफिल नाम रख दिया, जो बेसो से मतलब वो उससे अट्रैक्ट हो गई बेसोफिल। जो एसिडिक डाई से अट्रैक्ट हो गई वो ईसोनोफिल, ठीक है। जो किसी से भी नहीं हुई, दोनों मतलब न्यूट्रल डाई से हुई तो वो न्यूट्रोफिल हो गई, तो इसके नाम इनकी बेसिस पे नाम लिख दिया, ठीक है। किस किस से हम न्यूरोथेरेपी की किस पॉइंट से इन तीनों को उकसाते हैं? न्यूरोथेरेपी के हम हाफ कुंडली 13 सेकंड और 6 सेकंड से इन तीनों को उकसाते हैं हर अलग अलग। तो जैसे 6 सेकंड से बेसोफिल्स और 13 सेकंड की कुंडली से हम इयोसिनोफिल्स और 20 सेकंड की कुंडली से हम न्यूट्रोफिल्स को उकसाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि इन्फेक्शन में देते हैं, इन्फ्लेमेशन में देते हैं। तो इन्फेक्शन के टाइम पर ये हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम कौन करते हैं? हमारा WBCs करती है, और इन्हीं से हम अपनी ये जो तीनों न्यूट्रोफिल्स ग्रेनुलोसाइट्स को उकसाते हैं। तो इनको अलग अलग देखें तो ग्रेनुलोसाइट्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो WBCs हैं वो न्यूट्रोफिल्स होती है। फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी मतलब सबसे ज्यादा, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या कोई भी इन्फेक्शन हुआ है सबसे पहले कौन आएगा? न्यूट्रोफिल ही आएंगी। तो आपने देखा होगा कि हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपनी हाफ कोनली 20 सेकंड को, जैसे हमने UDF में भी हाफ कोनली 20 सेकंड यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि जैसे इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन खाने के थ्रू कोई बैक्टीरिया चला गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो 20 सेकंड दे दो, क्योंकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचाती है और सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, ठीक है। स्पेशली स्टमक में है अगर इन्फेक्शन है तो 20 सेकंड की कुंडली सबसे ज्यादा काम आती है, ठीक है। या कोई छोटा मोटा आपने देखा होगा कि इन्फेक्शन हुआ है, छोटा मोटा इन्फेक्शन के टाइम पे भी बैक्टीरिया हुआ कुछ भी हो तो वहां पे हमेशा आपने 20 सेकंड की कुंडली ही देते हो देखा होगा। वैसे हम सभी तरह यूज करते हैं, पर अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो 20 सेकंड की कुंडली इस समय दी जाती है, ठीक है, वो न्यूट्रोफिल्स के लिए दी जाती है, सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है, ठीक है। और कितना होता है? 2500 से लेकर 8000 तक पर mm/क्यूब इसकी आ, मात्रा होती है, ठीक है। वो याद करने की बात नहीं है, रिपोर्ट में हर जगह लिखा होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है? स्मॉल होती है, फास्ट होती है, एक्टिव स्कैवेंजर्स होती है, मतलब कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया आया सबसे पहले उसको खा के खत्म करती है, ठीक है। और रिमूव डेड सेल्स एंड इट्स रिमेन, मतलब खा के, मतलब मैंने बताया ना खा के खत्म कर दिया, मतलब उसको पूरा जैसे स्कैवेंजर होते हैं ना, डेड टिश्यू को भी खा, डेड सेल सब कोई जो पुराना कोई मर गया हो तो एनिमल उसको खत्म करते हैं, तो ये मतलब बैक्टीरिया को खत्म खा पी के वो खत्म करती है, ऐसे नहीं मारेंगी नहीं कि भी उसकी डेड सेल्स पड़ी रहे। बैक्टीरिया को खा के खत्म करती है, मतलब उसको अंदर ले लेती है, फैगोसाइटोसिस कर लेती है और उसको खत्म कर देती है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, सबसे पहले हमारा यही इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं। तो इयोसिनोफिल की बात करें तो इयोसिनोफिल जो हमारा बड़े साइज में होती हैं, और ठीक है एसिडिक 2 से 4% ही WBCs होती है ये, ठीक है। उसके बाद कम मात्रा में निकलती है, और इनका फंक्शन क्या है कि पैरासाइट वर्म्स, अगर वर्म्स है मतलब बैक्टीरिया नहीं, वर्म्स, वर्म्स अलग होते हैं, ठीक है।
और जैसे कीड़े, जैसे पेट के कीड़े बात करें तो वर्म्स के लिए, ठीक है, टॉक्सिक केमिकल्स, हमारा कोई टॉक्सिक केमिकल्स खा ले लिया, जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमने नाइट्रिक ऑक्साइड की बात बताई है कि ज्यादा लेड ज्यादा चला गया, मरकरी ज्यादा चला गया, जैसे हम बात कर रहे थे, तो उस टाइम पे जो टॉक्सिक केमिकल्स चले गए उससे बचाने का काम हमें ये करेगी, ठीक है, कौन 13 सेकंड कुंडली यानी eosinophils करेगी, है ना। एलर्जी के टाइप पे बढ़ती है। अब किसी का एलर्जी हुआ, अब हमने देखा रिपोर्ट में कि किसी का eosinophil बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब उसको एलर्जी है, तो एलर्जिक रिएक्शन में सबसे ज्यादा यही बढ़ती है eosinophils, है ना। तो एलर्जी इन्फ्लेमेशन है, जैसे हमने देखा होगा, एलर्जी मतलब जैसे हम किसी ने काट लिया, किसी ने स्किन पे एलर्जी हो गई, मच्छर ने काट लिया किसी, ठीक है, तो उस समय क्या बढ़ेगा हमारे शरीर में, उस समय हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, वो ही बचाएगी हमको, ठीक है, वो क्योंकि सबसे पहले वो बढ़ के वहां पे खत्म करने का काम करेगी। अस्थमा हुआ है, अस्थमा भी क्या एलर्जी है, ठीक है, किसी किसी पर्टिकुलर चीज से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, तो उस एलर्जी के टाइम पे सबसे पहले eosinophils बढ़ के ही उस चीज को खत्म करती है। तो अगर किसी की रिपोर्ट में eosinophils बढ़ा आता है, इसका मतलब ये है कि उसको एलर्जी है, ठीक है। अगर ये बढ़ा हुआ होगा, न्यूट्रोफिल्स बढ़ा हुआ है, तो मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। ये मैंने अभी शॉर्ट में बता दिया, तो थोड़ा हम ये रिपोर्ट से देख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करती है, बेसिनोफिल्स किससे उकसाते हैं, 6 सेकंड की कुंडली से उकसाते हैं। क्या काम करती है ये, दो चीज बनाती है ये, इन्फेक्शन से तो हमें बचाती, इन्फेक्शन का काम तो इन्फ्लेमेशन तो है ही है, लेकिन साथ साथ ये हेपेरिन भी बनाती है और हिस्टामाइन भी बनाती है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा होगा कि हम हाफ क्विंडी 6 सेकंड को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे मल्टी हैपरिन में भी यूज होता है, तो मल्टी हैपरिन में हाफ क्विंडी 6 सेकंड × 8 देते हैं, तो वहां क्या क्यों दिया, वहां ये बना रही है हैपरिन, मल्टी हैपरिन है, तो वहां पे हम यूज कर रहे हैं इसको हैपरिन बनाने के लिए, ठीक है। अब ये हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे हम HCl फॉर्मूले में यूज करते हैं, HCl फॉर्मूले में हम यूज करते हैं 15-15 मेडुला आएगा, फिर उसके बाद 1 गॉल आएगा, हाफ के यू 6 सेकंड, फिर 1 गॉल आएगा। जिसको फॉर्मूला याद होगा तो आई थिंक वो रिकॉल कर पाएगा कि उधर भी हाफ के यू 6 सेकंड, तो वहां हाफ के यू 6 सेकंड से हम हिस्टामाइन बनवा रहे हैं, ठीक है। तो हिस्टामाइन प्लस हेपरिन दोनों ही बनाती हैं वेसोफिल्स, ठीक है। बहुत कम मात्रा में होती हैं, 0.5% से 1% तक होती हैं, किसी किसी के अंदर नहीं भी होती हैं, जैसे मेरे अंदर भी 0 है, मेरे रिप्रेजेंट रिपोर्ट में 0 बेसोफिल्स 0 आती है। तो कई कई आपने देखो, स्टडी करते हो, कोई सीबीसी को स्टडी करते हो, तो कई लोगों के अंदर ये 0 भी होती है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई उसको कोई भयंकर बीमारी है वो खत्म ही हो गई, नहीं, किसी किसी के अंदर नॉर्मली 0 ही होती है, बेसोफिल्स होती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में होती है, 0.5 से 1% तक होती है, ठीक है। और जैसे हमने बताया अभी, एंटीकोगुलेंट यानी हेपरिन बनाती है, ठीक है, क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ठीक है, मतलब क्लॉटिंग को रोकती है, ठीक है, हेपरिन बनाती है। अब बात करें एग्रेनुलोसाइट यानी जिसके अंदर ग्रेनुल्स नहीं होते, तो वो दो तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। तो ये लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स को अलग अलग से देखेंगे, तो मोनोसाइट जो होती हैं वो 2 से 8% WBCs होती हैं, और क्या करती है, फैगोसाइटोसिस आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ मैक्रोफेजेस। ये मोनोसाइट्स जो है साइज में बड़ी हो जाती हैं और मैक्रोफेजेस कहलाती है। मैक्रोफेजेस मतलब मैक्रो मतलब बड़ा, फेजेस मतलब जो खाने वाला। अब ये सेल्स इतनी बड़ी बन जाती हैं कि किसी भी बड़े इन्फेक्शन के टाइम, मतलब बड़ा जो मॉलिक्यूल उसको खा जाती है, खत्म कर लेती है, ठीक है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन के टाइम पे उसको खत्म कर लेती है। तो ये बड़ी 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 साइज में होती है, और जा जाके सबको जहां भी वो इन्फेक्शन हुआ है उसके वहां जा पहुंच के उसको खत्म कर देती है। तो मैक्रोफेजेस, यही मोनोसाइट्स ही मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होती है, ठीक है। ज्यादा इसको डिटेल में हम जान ही रहे हैं, क्योंकि ये जो है इसका ये हम इम्यूनिटी में पढ़ेंगे आगे। ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है कि इस कैसे वो टी सेल्स में और बी सेल्स में चेंज होती है, लिवर के अंदर बी सेल्स में कन्वर्ट होती है, और थाइमस के अंदर ये टी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, थाइमस जो फिर इम्यूनिटी का पार्ट बनती है, ठीक है। यही होती है वो मोनोसाइट्स ही, लिम्फोसाइट्स ही होती है, ठीक है। तो एग्रेनोसाइट्स में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स, मोनोसाइट मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, और टी सेल्स जो है, लिम्फोसाइट्स जो है टी सेल्स और बी सेल्स में कन्वर्ट होती है, ठीक है। हमने जब पहले पढ़ा था, जब आप
शायद किसी जो जिन्होंने पहले मेरी इम्यूनिटी वाली क्लास ली थी तो हम पढ़ चुके थे कि बी सेल्स जो होती है वो एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है, ठीक है। और टी सेल्स होती है वो थाइमस में जाकर जो वो टी सेल्स जो होती है वो हमें इम्यूनिटी में थाइमस में इम्यूनिटी का पार्ट बनती है, ठीक है। अब होगी प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो होती है वो क्या होती है, प्लेटलेट्स मतलब प्लेटलेट्स जो छोटे छोटे प्लेट्स की तरह से होती है, छोटी साइज की होती है, ठीक, इरेगुलर डिस्क शेप की होती है। प्लेट से समझ में आ रहा होगा तो प्लेटलेट्स है, ठीक है। तो और बहुत छोटे साइज में होती है, इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। और क्या करती है ये, हमारे क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो हमारा हेपरिन जैसे क्या करता है, क्लॉटिंग को रोकता है, ठीक है, ब्लड क्लॉट्स बनने को रोकता है, लेकिन ये क्लॉटिंग में, तो क्लॉटिंग भी जरूरी है। अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो कभी चोट लगी तो खून बहता रहेगा। तो प्लेटलेट्स क्या करती है, क्लॉटिंग का काम करती है। तो क्लॉटिंग जब भी कहीं में चोट लगती है तो प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट से फाइब्रिन का जाल बनता है। ये हमने उसमें शायद पहले पढ़ाया भी है एक बार, जब हमने आगे पढ़ा था इसको। तो ये जो है प्लेटलेट्स जो है हमारा क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करती है, रोकती है, फाइब्रिन का जाल बनाकर उस जगह जैसे हमारी चोट लगती है तो वो ब्राउन ब्राउन हो जाता है, तो वो उसका काम कौन है, क्लॉट बनाने का काम कौन करती है, वो प्लेटलेट्स करती है। और हमारे ब्लड को, एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकती है, ठीक है। हमने देखा 1.5 लाख से 4 लाख तक की प्लेटलेट्स पर MM³ में हो सकती है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स को बनाने वाला हार्मोन कौन सा होगा, थ्रोम्बोपोइटिन, ठीक है। जैसे हमें आरबीसीज को बनाने वाला इरिथ्रोपोइटिन था, इसी तरह से लिम्फोसाइट्स को बनाने वाला लिम्फोपोइटिन था, और थ्रोम्बोसाइट्स को बनाने वाला थ्रोम्बोपोइटिन, यानी वो हार्मोन जो कि थ्रोम्बोसाइट, इसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स को बनाने वाला प्रोटीन थ्रोम्बोपोइटिन होता है, ठीक है। इनका लाइफ स्पैन 8 से 11 दिन का होता है, मतलब 8 से 11 दिन पुरानी जो प्लेटलेट्स है वो खुद ही से खत्म हो जाएंगी, और वही ये भी कहाँ चली जाती है, स्प्लीन में ही चली जाती है, ठीक है। अब होम्योस्टेसिस, ये हम क्लॉटिंग के बारे में, क्लॉट कैसे बनता है कि जब क्लॉट जब कई चोट लगती है तो प्लेटलेट्स टूटती हैं, प्लेटलेट्स के अंदर से फिर क्लॉटिंग फैक्टर के साथ मिलकर ये क्लॉट बनाने का काम करती है, ठीक है। ये हम ज्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि क्लास के हम आगे चलते हैं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इसको मैंने डाला हुआ है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, सारा फॉर्मेशन मैंने इसमें डाला हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइब्रो क्लॉट्स कैसे टूटते हैं, क्लॉट्स को हमने ये, फाइब्रोलाइसिस मतलब क्लॉट्स को तोड़ना, क्लॉट्स बनना तो थ्रोम्बोसाइट है ना, थ्रोम्बोसिस, और क्लॉट्स को टूटना फाइब्रोलाइसिस बोलते हैं। तो क्लॉट्स को कौन तोड़ता है, प्लाज्मिन, ठीक है। प्लाज्मिन और हेपरिन जो है, हेपरिन नए नए क्लॉट्स नहीं बनने देता, और पुराने क्लॉट्स को तोड़ने का काम कौन करता है, प्लाज्मिन करता है, जिसमें हम हेपरिन ट्रीटमेंट में जो 8 पेन तो हम फाइब्रोलाइसिस उसके लिए देते हैं, पेप्सिन ट्रिप्सिन के लिए, मतलब प्लाज्मिन जो है पुराने क्लॉट्स को खोलने का काम करता है, ठीक है। अब हम ब्लड ग्रुप पे आते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप में 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, ए बी और ओ। ए बी और ओ, ठीक है। ब्लड ग्रुप का क्या मतलब है, कैसे अलग अलग ब्लड ग्रुप बनते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि आरबीसीज के सरफेस पे एंटीजेंस होते हैं। एंटीजेंस मतलब हमने बताया था, पहले भी पढ़े हैं कि प्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जो उनके बेसिस पे 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो कैसे ब्लड ग्रुप होते हैं कि जिसे हम इस इमेज में देख सकते हैं कि देखिए, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है, तो ए एंटीजन है और एंटीबॉडी मतलब अगेंस्ट उसके काम करे। तो अगर ए एंटीजन है तो उसको ए का ब्लड ग्रुप चढ़ेगा, तो वो उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बॉडी में बी के लिए एंटीबॉडी है। तो यदि आप उसको ब्लड ग्रुप ए बी का जो ब्लड ग्रुप चढ़ाओगे तो वो उसको ये जो एंटीबॉडीज है उसको किल कर देगी, ठीक है। तो एक ए ब्लड ग्रुप का मतलब है कि ए की जो ए उसकी जो आरबीसीज है उसके सरफेस पर कुछ प्रोटीन जुड़े हुए हैं, वो एंटीजन है ए टाइप के, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप के सरफेस पर बी के लिए एंटीजन है, यानी बी जो है, बी
एंटीजन यानी बी एंटीजन, बी प्रोटीन चिपका हुआ है, बी मार्कर लगा हुआ है। तो जैसे आप शेप समझ लीजिए कि ये इसको पहचानता है। अगर ऐसा ही आप ब्लड चढ़ाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ए के लिए उसके अंदर क्या है, एंटीबॉडीज। अगर इस तरह का कोई शेप का कोई ब्लड कुछ जाएगा, कोई दूसरा जाएगा, तो उसको फॉरेन से पार्टिकल समझ के वो मार देगा, बाहर का समझ के मार देगा। ए बी के अंदर दोनों तरह के ही एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडीज कुछ नहीं होती। तो अगर उसके अंदर ए चढ़ाओ चाहे बी चढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है। ओ का मतलब है जीरो। ओ का मतलब है कि कोई एंटीजन नहीं है और उसके अंदर दोनों के लिए एंटीबॉडीज बनी हुई है। मतलब अगर ए चढ़ाओगे तो भी किल कर देगा, खत्म कर देगा प्लाज्मा ओके एंटीबॉडीज, और बी चढ़ाओगे तो खत्म, बी को भी खत्म कर देगा। तो बेसिकली हम ब्लड ग्रुप का मतलब समझ में आपको आ रहा होगा कि मतलब ये पहचान हो गई, ये एक स्टैंप हो गई कि मतलब उसके आरबीसी पे किस स्टैंप लगा हुआ है कि ये इसी तरह की ब्लड सेल्स को पहचानता है। अगर कुछ और जाएगा तो दूसरी तरह का जाएगा तो उसको खत्म कर देगा। तो ए वाला जो है वो एक ही तरह का ब्लड ग्रुप ले सकता है क्योंकि उसके अंदर ए के लिए ही सील लगी हुई है, ए को ही पहचान वो आगे जाने देगा, मतलब नहीं तो वो मार देगा बी वाले को। बी वाला जो है उसकी सतह पर बी का स्टैंप लगा हुआ है, वो ए को नहीं लेगा। लेकिन ए बी वाले पे दोनों स्टैंप लगे हुए हैं, वो दोनों तरह का ही ब्लड ग्रुप चढ़ सकता है। लेकिन जीरो वाला यानी ओ वाला, इसको ओ जीरो होना चाहिए था लेकिन ओ इसलिए रखा क्योंकि वो ए बी है तो इसीलिए उसको ओ बोलते हैं। तो ओ वाले के पास कोई भी स्टैंप नहीं लगा हुआ, मतलब उसको उसको ओ का ही लेना पड़ेगा। जिसके पास जीरो एंटीजन है उसको ओ से ही लेना पड़ेगा। तो ओ हो गया यूनिवर्सल, सॉरी, ए बी तो किसी से भी ले सकता है और ओ जो है किसी को भी दे सकता है क्योंकि इसके अंदर किसी कोई भी एंटीजन है ही नहीं, ठीक है। तो ए वाला ओ वाला ओ से ही ले सकता है लेकिन ए बी वाला किसी से भी ले सकता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में समझाने के लिए बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसमें गए नहीं है, ठीक है। लेकिन ए बी और ये ब्लड ग्रुप से आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्या एंटीजन और एंटीबॉडी का चक्कर समझ में आ जाएगा। क्यों ए वाला ए से ही लेता है, क्यों बी वाला बी से ही लेता है, क्योंकि उसके सरफेस पे आरबीसी की सरफेस पर एंटीजेंस होते हैं और ब्लड की जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होते हैं दूसरी तरह के ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है। आगे, और अब हम प्लस ए बी जिसे बोलते हैं ए बी प्लस बी प्लस। तो ए बी से तो समझ में आ गया, ए मतलब एंटीजन ए, बी मतलब एंटीजन बी, ए बी मतलब दोनों तरह के एंटीजन, ओ मतलब कोई भी एंटीजन नहीं। अब प्लस माइनस का चक्कर क्या है, तो प्लस माइनस का चक्कर है वो होता है आर एच, वो दूसरा तरह का एंटीजन होता है जिसको आर एच बोलते हैं। आर एच मतलब रीसस मंकी से सबसे पहले देखा गया था, तो आर एच फॉर रीसस मंकीज, आर एच इसलिए लेते हैं। तो वो दूसरी तरह का एक और एंटीजन होता है, वो वो डब्ल्यूबीसी के सरफेस पे होता है, ठीक है। तो आरबीसी पे होता है लेकिन वो इनके अलावा अगर वो होगा, जिसके अंदर होगा वो आरबीसी पॉजिटिव और जिसके अंदर नहीं है वो आर एच पॉजिटिव और जिसके अंदर नहीं है वो आर एच नेगेटिव। अब जैसे कि बात करें, ये हुआ ए बी पॉजिटिव, तो ए बी पॉजिटिव में ए भी है बी भी है और क्या है, पॉजिटिव आर एच का भी एंटीजन है। तो ए का भी एंटीजन है, बी का भी एंटीजन है और आर एच का मतलब आर एच वाला भी एंटीजन है। तो तीनों तरह का पहचानता है। अब ए बी पॉजिटिव वाला तो सबसे ले सकता है, आर एच उसके अंदर तीनों तरह की एंटीजन को पहचानने, तीनों पहचानने वाले सील लगी हुई है, ठीक है। ए पॉजिटिव वाला केवल उसी से लेगा जो ए पॉजिटिव है, उसके अंदर ए पॉजिटिव से सील लगी हुई है। बी वाला बी पॉजिटिव। तो कहने का मतलब कि जिसके अंदर आर एच पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला आर एच एंटीजन वाला आर एच एंटीजन वाले से ही ले पाएगा, लेकिन उसके अंदर किस नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से नहीं ले पाएगा क्योंकि उसके अंदर उस एंटीजन को पहचानने के लिए कोई सील नहीं लगी हुई है। उसके आरएच के लिए उसके अंदर एंटीबॉडी है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आरएच एंटीजन के लिए है, ठीक है। ये अलग है और ए बी वाला अलग एंटीजन है, ठीक है। इस चार्ट में मैंने सारा दिया हुआ है और अगर आप इसको दोबारा से रीड करेंगे, दोबारा से पढ़ पाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अभी क्लास की टाइम की लिमिट देखते हुए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप इसको दोबारा से खुद पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर आपको हो जाएगा। मैंने इसको बिल्कुल सिस्टमेटिकली इसमें सब डाला हुआ है, ठीक है। तो कौन किससे ले सकता है, कौन किसको दे सकता है, वो इस चार्ट में भी बना हुआ है, टेबल में भी बना हुआ है कि ठीक है। वो आप एक बार स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जल्दी से हम ब्लड से रिलेटेड डिजीज पढ़ लेते हैं, ठीक है।
तो इरिथ्रोसाइट्स यानी WBC और आरबीसी से रिलेटेड कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। अगर आरबीसी कम है नॉर्मल से तो उसको बोलते हैं एनीमिया। तो एनीमिया भी कई तरह के होते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ, अगर ब्लड लॉस हो गया तो भी एनीमिया है। यानी अगर आरबीसी की मात्रा कम बन रही है, नॉर्मल से कम बन रही है, तो वो भी क्या है? आरबीसीज है, सॉरी एनीमिया है। अगर वो बन भी रही है नॉर्मली, कोई ब्लड लॉस भी नहीं हुआ, लेकिन वो आरबीसीज ज्यादा टूट रही है, जैसे हमने बताया था हीमोलाइसिस, तो एक्सेस डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, यानी आरबीसी ज्यादा मात्रा में टूट रही है, तो उसको तब भी एनीमिया हो जाएगा, है ना। तो आरबीसीज की यानी ब्लड आरबीसीज की मात्रा में कमी होना क्या होता है? एनीमिया कहलाता है। अब वो किस किस प्रकार से हो सकता है, किस किस कारण से हो सकता है, उसके बेसिस पे हमने देखा कि किसी के अंदर चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, किसी वजह से ब्लड लॉस हो गया, तो एनीमिया हो गया, ठीक है। अब नॉर्मल बन नहीं रही, प्रॉपर मात्रा में बन नहीं रही है, तो क्या हो गया? तो भी एनीमिया हो गया, किसी वजह से एरिथ्रोपोइटिन नहीं बन रहा है, कुछ दिक्कत हो गई है, ठीक है। या बन भी ठीक से रहा है लेकिन वो बहुत जल्दी ज्यादा टूट रही है, जैसे इन्फेक्शन के टाइम पे मैंने बताया हीमोलाइसिस एनीमिया, जब ज्यादा टूट रही है ना। अब क्या है कि आरबीसी ज्यादा नॉर्मल बन रही है, लेकिन वो हम्म, उसका साइज छोटे, जैसे अभी मैं आपको ये बताना भूल गई आरबीसी में कि आरबीसी जब बनती है तो उस जब वो मैच्योर होती है तो साइज में थोड़ी छोटी हो जाती है, क्योंकि छोटी इसलिए होती है कि तभी वो अपने नॉर्मली अपनी कैपिलरीज में घुस सकती है, ठीक है। तो अगर आरबीसी जब जैसे बनी, वो बड़ी साइज की रह गई, वो नॉर्मल छोटी साइज की नहीं हुई, मतलब वो मैच्योर नहीं हुई। जब आरबीसी बनती है, जब इमेच्योर होती है, परिपक्व नहीं हुई होती, तब उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। लेकिन जब मेच्योर होती है, जब वो ऑक्सीजन को, मतलब जब काम करने लायक बनेगी, समझ लो कि जब छोटी है तो काम नहीं कर रही है, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर रही है, तो उसके अंदर न्यूक्लियस है। लेकिन जब बड़ी हुई, जब उसके बाद जिम्मेदारी आई, बनी क्यों है आरबीसी? बनी तो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ही है ना। तो वो काम करने लायक बनेगी तो उसके अंदर से न्यूक्लियस चला जाएगा और वो साइज में छोटी हो जाएगी, और बहुत ज्यादा मात्रा में उसके अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन अंदर होगा, है ना। तो मेच्योर आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और वो साइज में छोटी हो जाती है, ठीक है। तो आपने कई जगह देखा होगा साइज में बड़ी है आरबीसी है, यानी मैक्रोसाइटिस को बोलते हैं। तो मैक्रो मतलब साइज में बड़ी है, तो मैक्रोसाइटिस जो ये लिखा है यहाँ पर, मैक्रोसाइटिस एनीमिया हुआ है, यानी कि इमेच्योर है, मैच्योर नहीं हो रही है, बट आरबीसी बन तो रही है लेकिन वो मैच्योर नहीं हो रही है। उनके मैच्योर होने के लिए B12 का होना और फॉलिक एसिड का होना बहुत जरूरी है। तो जिन व्यक्तियों के B12 और फॉलिक एसिड कमी होता है उनको एनीमिया होता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया उसको लिखा होता है, क्योंकि उनके अंदर आरबीसीज मेच्योर नहीं होती है B12 फॉलिक एसिड की कमी से, तो वो मैक्रोसाइटिक हो गया, ठीक है। किसी वजह से माइक्रोसाइटिक है, छोटी रह गई साइज में, मतलब मेच्योर तो तब होगी, पहले साइज में बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो वो किसी वजह से, तो वो माइक्रोसाइटिक, और नॉर्मोसाइटिक नॉर्मल है लेकिन नंबर्स में कम है। तो ये हम सीबीसी की रिपोर्ट जब पढ़ना सीखेंगे तब उसको डिटेल में पढ़ना सीखेंगे। तो इस सीबीसी की रिपोर्ट से ही खाली आप पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या हो सकता है, क्या क्या इन्फेक्शन हुआ है, कहाँ, उसको वो बोलेगा कि मेरे को ये सिम्टम है, और आपने सीबीसी स्टडी की तो आप उसके सिम्टम्स पे के बेसिस पर और सीबीसी की स्टडी के बेसिस पे आप जान सकते हो कि उसको कुछ इन्फेक्शन है क्या, उसको क्या कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं हुआ है, तो फिर आगे उसकी आप रिपोर्ट करवा सकते हो सीबीसी को स्टडी करने पर ही। खाली सीबीसी ही पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री दे सकने में सक्षम है। तो वो आप सीबीसी रिपोर्ट पढ़ने पे सीख पाएंगे कि इसको B12 की कमी ही है, हमें इसे B12 ट्रीटमेंट देना है, या इसको हमें कोई इसमें इन्फेक्शन ट्रीटमेंट देना है, या इसको कि आगे किसी पर्टिकुलर जांच में टेस्ट करवाने के लिए बोलना है कि आपको ये टेस्ट करवाओ, तो वो आप सीबीसी स्टडी करने पे जान पाएंगे, ठीक है। ठीक है। एक प्रकार का एनीमिया होता है एप्लास्टिक एनीमिया, मतलब जिसके अंदर बोन मैरो में ही गड़बड़ होती है, जिससे बोन मैरो से ही जो स्टेम सेल्स नहीं बन रही होती है, तो वो होता है एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। और हीमोलाइटिक एनीमिया जब आरबीसी ज्यादा मात्रा में टूट रही होती है, ठीक है। हीमोलाइसिस हमने पढ़ ली है। अब कंजेनाइटल इश्यूज में, जब हमने बताया था, अभी मैंने पहले भी थोड़ा स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि कंजेनाइटल मतलब जन्म से कोई बीमारी है, तो जन्म से ही क्या है कि
आरबीसी बन तो नहीं है, लेकिन वो अलग, उसकी शेप अलग है, तो वो उसमें आता है सिकल सेल एनीमिया। मतलब आरबीसी की नॉर्मल साइज, नॉर्मल शेप इस तरह से होनी चाहिए, लेकिन वो किस तरह से बन गई, सिकल, मतलब जैसे हंसली होती है वो घास काटने वाली, उस तरह से हो गई। अब ये तो कोई काम करने वाली मतलब ये हालत में ही नहीं है ना। अब उसके अंदर तो न्यू वो शेप ही उसकी प्रॉपर नहीं है, तो किस तरह से ये अंदर इसके हीमोग्लोबिन सेट होगा और किस तरह से ये आगे अपना ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगी। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो है ऑक्सीजन की कमी, मतलब ब्लड की कमी, ब्लड मतलब ब्लड कैरी करने लायक ही नहीं है, हीमोग्लोबिन ही नहीं रहेगा इसके अंदर, तो हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी। और ऑक्सीजन तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं उनको, ऑक्सीजन की कमी रहती है और ये सांस लेने में दिक्कत होती है। तो सिकल सेल एनीमिया एक कंजेनाइटल मतलब जन्मजात बीमारी है, जो कि अब ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, मतलब कि जीन में ही कुछ गड़बड़ी हुई है कि नॉर्म आरबीसी की शेप और साइज जो है वो प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। तो और थैलीसीमिया भी एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम है। तो आपने देखा होगा कि कई पेशेंट आपने आए देखे भी होंगे या कभी सुने भी होंगे कि माइनर और माइजर थैलीसीमिया प्रॉब्लम होती है, जो अभी हमने देखा था हीमोग्लोबिन की चेन। तो वो जेनेटिक प्रॉब्लम है कि जेनेटिक कुछ जीन में म्यूटेशन हो गया है, जिसकी वजह से वो जो चेन का प्रॉपर नहीं बन पा रही है। चेन प्रॉपर चारों तरह की चेन में से अल्फा बीटा अलग अलग होता है, इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे। तो उस चेन के फॉर्मेशन में गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो हीमोग्लोबिन को प्रॉपर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता, और उसके फिर ऐसे व्यक्तियों के अंदर भी ब्लड की जो है मतलब हीमोग्लोबिन कम रहेगा और प्रॉपरली ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, सांस की दिक्कत हमेशा रहती है। तो वो है ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो वो हो गया थैलीसीमिया, जो प्रॉब्लम है इसकी कंजेनाइटल प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई ऑटोइम्यून डिजीज हो जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स जो है बार बार खत्म हो रही है, तो कैंसरस भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं एनीमिया के। ठीक है, अब ये तो हो गया कम है लेकिन ज्यादा हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। तो पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन में आरबीसी ज्यादा होती है, तो आप रिपोर्ट पढ़ोगे सीबीसी में कि उसके हीमोग्लोबिन वैल्यू जो है ज्यादा है, मतलब आरबीसी ज्यादा है, उसकी जो ब्लड वॉल्यूम है उससे ज्यादा है। तो इसका मतलब कि किस वजह से ज्यादा है। अब उसको किडनी सिस्ट भी हो सकता है, जब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारी स्पेशल क्लास में, कि अगर उसके अंदर हेमोटोक्रिट वैल्यू ज्यादा है, सीबीसी ज्यादा, आरबीसी ज्यादा मात्रा में बन रही है, तो ये शो करता है कि किडनी डिजीज है कोई की, क्योंकि किसी मतलब हाइपोक्सिया वाली कंडीशन है कि किसी ऑक्सीजन कम हो रही है। हम उसको डिटेल में तब देखेंगे कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कि ज्यादा मात्रा में वो बन रहा है उसके अंदर, जल्दी जल्दी ज्यादा हीमोग्लोबिन वो बन रही है, आरबीसीज बन रही है, या कोई किडनी डिजीज हुई है, किडनी में सिस्ट हुआ है जिसकी वजह से वो ज्यादा इरिथ्रोपोइटिन बना रहा है, जिसकी वजह से बढ़ी चली जा रही है आरबीसीज। तो किस वजह से उसको आरबीसी ज्यादा है, तो आरबीसी के ज्यादा होने की उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, तो कैंसरस तो नहीं है, तो वो हम देखेंगे उस क्लास, स्पेशल क्लास में। तो वो शो करता है सीबीसीवी की क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की वजह से बढ़ रही है घट रही है। ठीक है, अब ल्यूकोसाइट्स की यानी आरबीसीज की, डब्ल्यूबीसीज के डिसऑर्डर को देखिए तो डब्ल्यूबीसीज की मात्रा को कम होने को बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। तो एनीमिया मतलब आरबीसीज की मात्रा में कमी, लेकिन ल्यूकोपीनिया मतलब डब्ल्यूबीसीज की मात्रा में कमी। ठीक है, तो किसी व्यक्ति में डब्ल्यूबीसीज कम है तो इम्यूनिटी कम है, क्यों इम्यूनिटी कम है, किस वजह से है। ठीक है, तो ये भी हम उस आरबीसी, ये हम ब्लड स्पेशल ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में देखेंगे कि क्या किस में कमी है, क्यों कमी हुई है। तो ये सब उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी मैंने इसमें भी लिखा हुआ है, आज क्लास हमारी बहुत लंबी हो गई है। ठीक है, तो एक्यूट है, बहुत लंबे मतलब बहुत एकदम से बहुत तेज मात्रा में ल्यूकीमिया हुआ है, साइज में उसकी मात्रा में कमी हुई है ना। तो ये सब थ्रोम्बोसाइट की मात्रा में कमी होना, यानी थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स की मात्रा में कमी होना को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। जैसे अभी हमने एनीमिया मतलब आरबीसीज में कमी, ल्यूकोपीनिया मतलब डब्ल्यूबीसीज में कमी, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी थ्रोम्बोसाइट्स मतलब हमने बताया प्लेटलेट्स, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट्स की मात्रा में कमी। तो प्लेटलेट्स जब कम होंगी तो क्या इफेक्ट होगा, ब्लड का क्लॉटिंग फैक्टर इफेक्ट होगा, मतलब उसके अंदर क्या होगा कि जो खून में मतलब क्लॉट नहीं होगा, कोई चोट लगी तो वो
ब्लड जो है लॉस होता ही रहेगा। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है ब्लड को जमने नहीं देगा, और वो व्यक्ति जब कभी चोट लगेगी तो उसका अंदर वो खून जो है बहता ही रहेगा। तो ऐसे व्यक्तियों में भी फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से भी फिर ब्लड लॉस हो सकता है। ठीक है। ठीक है, बाकी ठीक है। तो ये रहा हम मेरा बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया है, बहुत जल्दी जल्दी खत्म किया है आज। और हमारा लास्ट 5 मिनट में हम इसको आपके कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड हो वो ले सकते हैं, ले लेते हैं, ताकि इसको आप स्टडी करेंगे, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में ये बनाया हुआ है, ये पीडीएफ बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ अभी अभी समझ नहीं आया है या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिमाग में आया तो वो आप पूछ लीजिए अनम्यूट करके। अनीता या कोई और किसी को क्वेश्चन है? मैडम ये आरबीसी वगैरह बड़े होते हैं तो इसमें वो 2 पाइन वाला ही काम करेगा ना हमारा, 2 पाइन × 6। हाँ, हम इससे कर सकते हैं। लेकिन फिर वो भी तो देखना पड़ेगा ना कि किस वजह से, मतलब क्या है, मतलब रीजन तो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो हम रीजन पे काम नहीं करेंगे, खाली 2 पेन देते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा ना। जी। किडनी का इशू मैंने बताया कि किडनी की इशू से वजह से बढ़ रही है, तो हमने पहले किडनी पे काम करना पड़ेगा ना। किडनी सिस्ट पे है, ये किडनी को भी देखना पड़ेगा कि अगर हाइपोक्सिया की वजह से बढ़ रही है तो हमें ऑक्सीजन भी देना पड़ेगा। तो वो रीजन को फाइंड आउट, तो हम न्यूरोथेरेपी में हम रीजन को तो फाइंड आउट करते ही है ना कि क्यों बढ़ रही है, तो वो देखकर ही हम फिर आगे काम करेंगे ना। तो हम 2 पेन × 6 से कम तो हो जाएगी, लेकिन वो हुआ क्यों है वो भी तो, उस पर भी तो काम करना पड़ेगा। जी ठीक है, हाँ, समझ। ठीक है। हाँ, और कुछ? किसी ने हैंड रेज किया है? अनीता। हाँ अनीता, अनम्यूट कर लो। अनीता अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा मैम, मैं रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये मैम ओ पॉजिटिव जो ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर और रिसीवर दोनों होता है शायद ना? रिसीवर नहीं होता, वो डोनर होता है। रिसीव तो वो कैसे कर सकता है जब उसके अंदर कोई एंटीजन है ही नहीं, तो वो किसी से कैसे ले सकता है? ओ वाला ओ से ही ले सकता है, लेकिन अच्छा दे जी। किसी को भी सकता है। जी ठीक है जी। हाँ। ठीक है मैम। हाँ जी। बाकी एक बार आप उसको, इस पीडीएफ को मैं आज ही शेयर कर दूंगी, तो आप इसको स्टडी करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कौन किसको दे सकता है। लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा है तो उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो वो किसी को दे सकता है क्योंकि एंटीजन तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर। लेकिन वो किसी से ले नहीं सकता क्योंकि उसके पास तो सारी तरह के एंटीबॉडीज है। ए के लिए भी एंटीबॉडी है, बी के लिए भी एंटीबॉडी है, तो वो किसी से नहीं ले सकता। वो केवल और ओ नेगेटिव वाला तो बेचारा ओ नेगेटिव से ही लेगा। उसके अंदर किसी के लिए भी एंटीजन नहीं है, वो एंटीबॉडी सबके लिए है। आर एच एंटीबॉडी भी है, ए एंटीबॉडी भी है, बी एंटीबॉडी भी है। ठीक ठीक है मैम, मैं दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे मैं समझता हूँ एंटीबॉडीज अच्छी चीज जैसे है। हाँ। हम, और एंटीजन मैं समझता हूँ कि बुरी चीज है, नहीं ऐसा नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एंटीजन अच्छी चीज है और एंटीबॉडी, फॉरेन एंटीजन जो है बुरी चीज है। ठीक है। ब्लड हम्म। का जो एंटीजन है, ब्लड का, वो ब्लड को प्रोटेक्ट करने के लिए ही है, और उसके अंदर हमारा जो एंटीबॉडी एंटीजन का हमारा सेल्फ, हमारे सेल के अंदर का है, वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए ही है। लेकिन जो फॉरेन एंटीजन है वो जी। बुरी चीज है। जैसे बाहर से हम उसको भी, जैसे कोई इन्फेक्शन, मतलब बाहर से कोई डस्ट पार्टिकल आया, कोई वायरस आया, हम्म। तो उसको हम, वो हमारे लिए बुरी चीज है। हम एंटीजन जब बात करते हैं तो फॉरेन एंटीजन को बोलते हैं बुरी चीज है। उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है, एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है मैम। ठीक है। थैंक यू। अ, अनीता, आपने हैंड रेज किया था, आप प्लीज पूछिए क्वेश्चन। नहीं पूछ पा रहे? ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन रहा, कोई कंफ्यूजन है? सभी को आज समझ आया कि नहीं? आज मैं बहुत फास्ट चली आज। हाँ, आया था। हाँ ये मैडम आया, समझ में आया। आया था। जी मैम, समझ में आ गया क्योंकि बेसिक तो हमें वैसे थोड़ा सा हमें पढ़ा दिया गया था, तो हाँ कोई हाँ। दिक्कत नहीं हुई समझने में।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो अभी हम इसको खत्म करते क्लास को अभी यहीं पे। ठीक है, थैंक यू। वेलकम, थैंक यू मैम। वेलकम, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम।